जैसे कि आप देख सकते हो मेरे एप्लीकेशन में, आप यहाँ पर जाओगे, यहाँ पर आपको मिल जाएगा एपिसोड। ड्रैगन लॉर्ड का भी पड़े हुए हैं 3 एपिसोड, बाकी आज या कल तक मैं अपडेट करूँगा। जो आज वाले एपिसोड हैं ड्रैगन मिस्टीरियस एंड बाकी सब, वहाँ पर इसी ग्रुप में आएंगे, पॉकेट एफएम ऑल इन वन करके सागा सीरीज़ में आगे के एपिसोड। बाकी इस पर भी हम कंटिन्यू रखेंगे और नई सीरीज़ भी इस पर डालेंगे, मैरिड टू ड्रैगन प्रिंसेस वाली, उसके भी एपिसोड यहाँ पर डालूँगा मैं, और प्रॉपरली अपलोडिंग होगी सारी सीरीज़ की। और एप्लीकेशन का नाम है सागा सीरीज़। लोगो आप लोगों ने देख ही लिया है, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। थैंक यू। महामहिम अभिलाष बेहद उत्साहित था, लेकिन उसकी सांसें धीरे धीरे कमजोर होती जा रही थीं और वह बहुत दुर्बल हो चुका था। आइस भी यहाँ है। मैंने नहीं सोचा था कि तुम अभी तक जीवित हो। अभिलाष की आंखें बूढ़े आदमी को देखकर चमक उठीं। अभिलाष, अफसोस, तुम अब मिटने वाले हो। आइस ने सिर हिलाया। उसके चेहरे पर उदासी भरी हुई थी। वे सभी एक ही युग के लोग थे। अब समय बदल चुका था और वे बूढ़े लोग जो मुश्किल से जीवन से चिपके हुए थे अब मरने वाले थे। यह मिट जाना कोई बड़ी बात नहीं। जब तक कोशा के लिए कोई रास्ता बचा है मैं शांति से मर सकता हूँ। अभिलाष जोर से हंसा। ये सुनकर अजूर एम्परर ने धीरे से सिर हिलाया। ये बात सही है। इसके अलावा बूढ़े खूसट, तुम भी जल्द मरने वाले हो। रास्ते में अकेले नहीं रहोगे। हा हा हा। आइस का चेहरा कुछ बार फड़क उठा। जब उसने देखा कि अभिलाष अब मिटने वाला है तो उसने आह भरी और उससे बहस करना छोड़ दिया। तुमने बहुत मेहनत की है, आरव ने धीरे से कहा। उसके चेहरे पर उदासी थी। अभिलाष और बाकी लोग 70,000 साल पहले ही मर चुके थे। बस गिरे हुए ह्यूमन एम्परर ने अपनी महान शक्ति से उनकी प्राइमोर्डियल स्पिरिट को उस सीक्रेट रेल्म में बांध रखा था। अब मिट जाना ही अंतिम परिणाम था। बाकी आर्मर्ड वॉरियर्स पहले ही गायब हो चुके थे। केवल अभिलाष ही अपनी विशाल शक्ति के कारण 7 दिन की सीमा से अधिक टिक पाया था, लेकिन अब वह भी समाप्त होने वाला था। महामहिम, ये बूढ़ा मंत्री मरने से पहले एक शानदार और संतोषजनक युद्ध लड़ सका। मैं बेहद खुश हूँ। अभिलाष जोर से हंसा, लेकिन वह लगातार कमजोर होता जा रहा था और उसकी प्राइमोर्डियल स्पिरिट भी बिखरने वाली थी। क्या तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा है? आरव ने धीरे से पूछा। यदि अवसर मिले महामहिम, तो हमारी ओर से विच गॉड क्लैन और आइस क्लैन के सभी जानवरों का संहार कर दीजिए। अभिलाष ने दांत पीसते हुए कहा। उसकी आंखें अब भी घृणा से भरी थीं। निश्चित रूप से, आरव ने सिर हिलाया। धन्यवाद महामहिम। अभिलाष एक घुटने पर बैठ गया। उसका शरीर धीरे धीरे बिखरने लगा। उसकी आवाज भी कमजोर होती गई। महामहिम, हम आपसे विनती करते हैं, 9 प्रोविंसेस के लोगों का नेतृत्व कीजिए और उनके लिए जीवित रहने का मार्ग बनाइए। अपनी अंतिम सांस के साथ अभिलाष दहाड़ा और फिर पूरी तरह शून्य में विलीन हो गया। अजूर एम्परर ने आह भरी। उसके चेहरे पर पुरानी यादों की झलक थी। अपनी युवावस्था के घमंड में वे पूर्व ह्यूमन एम्परर के साथ चले थे, अनगिनत दुश्मनों को दबाया था और अंततः फायर स्टारफील्ड में अपना नाम बनाया था, यहाँ तक कि 9 प्रोविंसेस रेल्म भी स्थापित किया था। लेकिन परिणाम आज का स्लेव वर्ल्ड बन गया। जरूर, आरव बुदबुदाया। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प भरा हुआ था। मेरी हड्डियां बूढ़ी हो चुकी हैं। मुझे वापस जाकर आराम करना होगा। बाद में मैं फिर प्रकट होऊंगा। अजूर एम्परर ने आह भरते हुए कहा और मुड़कर चला गया। धन्यवाद वरिष्ठ, आरव ने धीरे से कहा। तभी एक और विशाल वॉइड रिफ्ट प्रकट हुई और प्राचीन जायंट बाहर निकला। उसकी नजरें आरव की ओर असंतोष से भरी हुई थीं। तुम क्या सच में ह्यूमन एम्परर हो? वरना क्या? आरव मुस्कुराया। क्या तुम वही नहीं हो जिसने मेरे अंडरग्राउंड पैलेस में घुसकर सोर्स क्रिस्टल चुरा लिया था, जिससे मैं अपनी लाइफ फोर्स बनाए रखता था? यह मैं नहीं था। आरव ने सिर हिलाया। तो फिर कौन था? इनकार मत करो, मैंने साफ देखा था कि वो तुम थे। वह मेरी पत्नी थी। तो फिर भी तुम कह रहे हो कि वो तुम नहीं थे? उस समय वो मेरी पत्नी नहीं थी। वह हमारी पहली मुलाकात थी, आरव ने शांत स्वर में कहा। उस समय वे जायंट के डंजन में घुसे थे। चांदनी चुपके से जायंट के ब्रॉन्ज कॉफन में घुस गई थी और जायंट का सबसे कीमती खजाना चुरा लाई थी। वो मिशन लोकेश ने सौंपा था। उसके बाद जायंट जाग गया था और उसे सब कुछ साफ साफ याद था। लड़के, सोर्स क्रिस्टल कहाँ है? जायंट ने दांत पीसते हुए पूछा। सोर्स क्रिस्टल सोर्स स्टोन से भी अधिक मूल्यवान था। उसमें अत्यधिक स्पिरिचुअल पावर भरी हुई थी और उसी के सहारे जायंट अपनी लाइफ फोर्स बनाए रखता था। मुझे नहीं पता, लेकिन बाद में मैं तुम्हारे लिए पूछ सकता हूँ, आरव मुस्कुराया। जायंट गुस्से से कांप उठा। वह आरव को सबक सिखाना चाहता था, लेकिन दुर्भाग्य से वह उसे हरा नहीं सकता था। अपनी पृष्ठभूमि के बारे में बताओ। तुम कोशा के नहीं हो, है ना? आरव ने मुस्कुराकर पूछा।
यह व्यक्ति दुश्मन नहीं था। कोशा की मदद करने के अलावा उसके सीक्रेट रेल्म के भीतर आइस क्लैन के एक शक्तिशाली सदस्य की लाश फॉर्मेशन कॉ के रूप में उपयोग की गई थी। धतेरे की इसके बारे में सोचते ही बदकिस्मती महसूस होती है। मैं तुम्हारे कोशा घूमने आया था और अचानक महान युद्ध छिड़ गया। मैं जाने ही वाला था कि तुम्हारे कोशा के ह्यूमन एम्परर ने मुझ पर हमला कर दिया। उसने मुझसे सौदा किया और कहा कि भविष्य में कोशा की मदद करना वरना वो मुझे मार डालेगा। मैंने भी सौदा कर लिया। अंत में मैंने वह सीक्रेट रेल्म खोला और आइस क्लैन के एक शक्तिशाली सदस्य की लाश को फॉर्मेशन कॉ के रूप में डाल दिया ताकि वह चलता रहे। फिर मैं गहरी नींद में चला गया। अगर भविष्य में कोशा की कैलमिटी में जीत की उम्मीद दिखेगी तो मैं लड़ूंगा। जायंट शिकायत करते हुए बोला, वह सोर्स क्रिस्टल भी उसी ने मुझे दिया था ताकि मेरी लाइफ फोर्स बनी रहे और शरीर नष्ट न हो। ये भी सौदे की एक शर्त थी। वह बेहद गुस्से में था। यदि सोर्स क्रिस्टल नहीं होता तो 9 प्रोविंसेस इस महान कैलमिटी का सामना नहीं कर पाता। तब उसे अपनी मूल लाइफ फोर्स खर्च करनी पड़ती। सिर्फ एक ओरिजिन क्रिस्टल ने तुम्हें इतने लंबे समय तक जिंदा रखा? आरव आश्चर्य से बोला, किसने कहा सिर्फ एक था? शुरुआत में बहुत सारे थे और मेरे पास खुद के भी कुछ थे। ज्यादा मत सोचो। मैं केवल एक प्राचीन क्लैन की सीक्रेट मेथड और ब्रॉन्ज कॉफन के सहारे अपनी शारीरिक वाइटैलिटी बनाए रख सकता हूँ। जायंट ने होंठ सिकोड़ते हुए कहा। आरव अब जायंट की उत्पत्ति समझ चुका था। उसने जायंट के ब्रॉन्ज कॉफन की उत्पत्ति के बारे में पूछा लेकिन जायंट ने जवाब देने से इनकार कर दिया। ठीक है, अब मुझे बताओ उस समय मेरा सोर्स क्रिस्टल किसने लिया था और अब वह किसके पास है? जायंट ने दांत पीसते हुए कहा। अब वह आरव को हरा नहीं सकता था और आरव की पत्नी से बदला लेना भी उसके बस की बात नहीं थी। इसलिए वो असली अपराधी को परेशान करना चाहता था। आरव ने कम्युनिकेशन जेड स्लिप निकाली और लोकेश से संपर्क किया कहते हुए कि उसका एक पुराना मित्र उससे मिलना चाहता है। संदेश मिलते ही लोकेश तुरंत वहां पहुंच गया। कौन? मेरा कौन सा पुराना दोस्त? लोकेश आश्चर्य से बोला। जायंट ने उसे घूरते हुए कहा, यह वही है। लोकेश तुरंत समझ गया कि आरव ने उसे फंसा दिया है। मेरे पास और काम है। अलविदा। लोकेश भागने ही वाला था लेकिन जायंट ने हमला कर दिया। छोटे कमीने, तुमने मेरा सोर्स क्रिस्टल चुराया और मेरी सैकड़ों साल की उम्र बर्बाद कर दी। मौत मांग रहे हो? जायंट आगे बढ़ा और लोकेश दर्द से चीखते हुए मार खाकर भागने लगा। आरव, तुमने मुझे धोखा दिया। लोकेश निराशा में चिल्लाया। धोखा तुम्हारे बाप को? उस समय मैं खुद जायंट के सीक्रेट रेल्म में लगभग मर ही गया था। आरव ने होंठ मोड़ते हुए कहा। यदि लोकेश ने चांदनी और उसके समूह को मिशन पर नहीं भेजा होता तो वह सीक्रेट रेल्म अचानक खतरनाक कैसे हो जाता? इन सब का दोष उसी का था। मेरा सोर्स क्रिस्टल कहाँ है? जायंट गरजा। सब इस्तेमाल हो चुका है। आरव ने जवाब दिया। तेरे पुरखों की ऐसी की तैसी। जायंट गुस्से से दहाड़ा। लोकेश लगभग रो पड़ा। बड़े भाई, मेरी जान बख्श दो। अंत में लोकेश की बुरी तरह पिटाई हुई और वह लंगड़ाते हुए वहां से चला गया। जाते समय उसने आरव को घूरते हुए कहा, मैं अब कभी तुम पर भरोसा नहीं करूंगा। आरव चुप रहा। जायंट ने हाथ झाड़े और संतुष्ट महसूस किया। बस अफसोस यही था कि सोर्स क्रिस्टल अब नहीं रहा। उसके बाद उसने आरव के साथ अगले कदमों पर चर्चा की और फिर वहां से चला गया। उसके बाद राज आया। वह कुछ उदास लग रहा था। 7 दिन बीत चुके थे और अभिलाष निश्चित रूप से मिट चुका था। महामहिम, अब हमें क्या करना चाहिए? राज ने सम्मानपूर्वक पूछा। 9 प्रोविंसेस के सभी जीवों को इकट्ठा करके स्पिरिट बीस्ट पाउच में रखा जाना चाहिए। हमें जल्दी करनी होगी। आरव ने गंभीर स्वर में कहा। अगले 2 हफ्तों में सेलेस्टियल कॉन्टिनेंट की सभी जातियों ने अपने लोगों को इकट्ठा कर स्पिरिट बीस्ट पाउचेस में रख लिया। स्टार्ट कॉन्टिनेंटल में मानव जाति की जिम्मेदारी रोहित और अन्य लोगों ने संभाली। बाकी 8 राज्यों के रॉयल फैमिलीज ने अपने अपने राज्यों के सभी जीवों को इकट्ठा किया। मनुष्य, डीमंस और मॉन्स्टर्स सभी को साथ लिया गया और यहाँ तक कि साधारण इंसानों को भी नहीं छोड़ा गया। लेकिन स्पिरिट बीस्ट पाउचेस पर्याप्त नहीं थे। सौभाग्य से इस बार आक्रमण करने आए बाहरी प्रतिभाशाली लोग बेहद धनी थे। उनके पास स्पिरिट बीस्ट रिंग्स और स्पिरिट बीस्ट ब्रेसलेट्स जैसे मैजिकल आर्टिफैक्ट्स भी थे जिनकी स्टोरेज स्पेस अधिक थी। पूरे कोशा के जीवों को इकट्ठा करने में आधा महीना लग गया। इसमें खरबों जीवन शामिल थे। मंदिर अब टेम्पल ऑफ द गॉड्स में लौट चुका था। 2 महीने बाद सुनैना, समृद्धि, क्रिम्सन, लेडी वीना, नैना, चांदनी, काव्य, आराध्य और बाकी सभी मौजूद थे। लव और तन्वी भी वहीं थे। बाद में शायद खतरा हो सकता है। अपनी माँ और आंटीज का ध्यान रखना, समझे? आरव ने मुस्कुराकर कहा।
मैं समझ गया पिता। लव ने गंभीरता से सिर हिलाया। तन्वी की आंखों में आंसू भर आए। पिता, क्या आप मर जाएंगे? नहीं, आरव ने गंभीर स्वर में कहा। याद रखना, तुम्हारे पिता बिल्कुल नहीं मरेंगे। तन्वी ने सिर हिलाया। थोड़ी देर बाद लिटिल गोल्ड और ओल्ड लायन भी पहुंचे। राज, एंशिएंट जायंट और अजूर एम्परर भी वहां आ गए। महामहिम, क्या आपको और किसी चीज की आवश्यकता है? राज ने पूछा। बस इतना ही। अब आगे इन्हें सुरक्षित रखना, आरव ने कहा। जी महामहिम। राज एक घुटने पर बैठ गया। आरव ने ओल्ड लायन की ओर देखकर कहा, लायन किंग, जो वादा तुमने मुझसे किया है उसे मत भूलना। चिंता मत करो, ओल्ड लायन ने जवाब दिया। बड़े भाई, शेरा अनिच्छा से बोला। चिंता मत करो, सब ठीक होगा। आरव मुस्कुराया। आरव, अपना ख्याल रखना। अर्नव, जिंदा रहना, हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। सुनैना और बाकी सभी चिंतित थे। चिंता मत करो, मैं नहीं मरूंगा, बिल्कुल नहीं मरूंगा, इसे याद रखना, आरव ने धीरे से कहा और फिर सबको एम्परस सेप्टर के भीतर रख दिया। बाहरी दुनिया में अब केवल आरव, किंग हुवैंग, एंशिएंट जायंट और जमशेद बचे थे, जो 70,000 वर्षों से मंदिर के साथ एकीकृत होकर प्राइमोर्डियल स्पिरिट अवस्था में बना हुआ था। एम्परस सेप्टर के भीतर यह स्टोरेज स्पेस अपने आप में एक दुनिया थी। अब ये स्थान स्टोरेज बैग से भरा हुआ था, साथ ही थोड़ी संख्या में स्टोरेज रिंग्स और स्टोरेज ब्रेसलेट्स भी मौजूद थे। लोकेश, रोहित, गोलू, अरुण, जयकांत और बाकी लोग वहीं मौजूद थे। डेमन एम्परर, डेमन किंग और डेमन रेस की विभिन्न जातियों के शक्तिशाली बचे हुए लोग भी वहां थे। मुखबीर, रणबीर, जयंत, नकुल, विराज, अब्दुल, अमन और बाकी लोग भी मौजूद थे। इनके अलावा बाकी सभी लोग स्पिरिट बीस्ट पाउच के भीतर थे। क्या ये सफल होगा? डेमन किंग ने गंभीर स्वर में पूछा। उसका चेहरा बेहद कठोर था। शायद, लेकिन अंत में मैं जीवित रहूंगा या नहीं यह मुझे नहीं पता, डेमन एम्परर ने धीमे स्वर में कहा। परिणाम चाहे जो भी हो, जो लोग जीवित बचेंगे वे बदला लेना नहीं भूलेंगे, रोहित ने ठंडे स्वर में कहा। सब लोग चुप हो गए। वातावरण बेहद भारी और दबावपूर्ण था, यहाँ तक कि राज भी मौन था। अब कोशा की भूमि पर जीवन का नामो निशान नहीं बचा था। अंतिम महान युद्ध के बाद ये स्थान पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। हर जाति के घर उस युद्ध में नष्ट हो चुके थे। क्या अतीत की हर महान कैलेमिटी का अंत भी ऐसा ही हुआ था? आरव ने धीमे स्वर में पूछा। हाँ, हमेशा ऐसा ही होता है। सीमा के बाहर के वे कमीने आते हैं, हत्या करते हैं, लूटते हैं और फिर चले जाते हैं। अगर उनका मूड अच्छा हो तो वे 9 प्रोविंसेस की कुछ सुंदर स्त्रियों को भी साथ ले जाते हैं और उन्हें सुअर और कुत्तों की तरह खिलौना बनाकर रखते हैं, अजूर एम्परर ने ठंडे स्वर में कहा। वरिष्ठ, वास्तव में आप भी सेप्टर के भीतर प्रवेश कर सकते हैं। आरव कुछ पल चुप रहा और फिर गंभीर स्वर में बोला। नहीं, मैं ज्यादा समय तक जीवित नहीं रहूंगा। इस टूटे हुए शरीर के साथ जितना संभव होगा उतना योगदान दूंगा, अजूर एम्परर हल्का सा हंसा। एंशिएंट जायंट चुप रहा। आरव ने और कुछ नहीं कहा। उसने हल्की आह भरी और एम्परस सेप्टर को अपने शरीर के भीतर रख लिया। उसके दाहिने हाथ में बाउंडलेस डिवाइन पर्ल से 9 रंगों की रोशनी निकलने लगी। अगले ही पल आरव 9 स्वर्गों के ऊपर पहुंच गया। उसने धीमे स्वर में कहा, 9 प्रोविंसेस अब नष्ट होने वाला है। कोकून तोड़कर पुनर्जन्म लेने के लिए विनाश आवश्यक है। इन वर्षों में तुमने बहुत कष्ट झेले हैं। बाउंडलेस डिवाइन पर्ल हल्का काम उठा, मानो रो रहा हो। अचानक पूरे कोशा में मूसलाधार वर्षा होने लगी। यह वर्षा मानो स्वयं आकाश और पृथ्वी का विलाप थी। पिछले 70,000 वर्षों से कोशा की भूमि असहनीय पीड़ा में थी। कोशा की दुनिया और एम्परर के मैजिकल आर्टिफैक्ट्स ये बात सबसे अच्छी तरह जानते थे। आज वे अपनी अंतिम चमक के साथ मुरझाने वाले थे और फिर हमेशा के लिए गायब हो जाते। लेकिन उन्हें इसका कोई पछतावा नहीं था, क्योंकि उनके बलिदान के बदले कोशा का भविष्य सुरक्षित हो सकता था। टूट जाओ, आरव ने वर्षा में धीमे स्वर में कहा। अगले ही क्षण बाउंडलेस डिवाइन पर्ल अचानक चकनाचूर हो गई। 9 रंगों की अनगिनत रोशनियां चमकने लगीं, जिनमें 9 प्रोविंसेस की शक्ति समाहित थी। उसी पल कोशा की दुनिया जोर से कांप उठी। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच बची हुई सारी ड्रैगन वेन स्पिरिचुअल एनर्जी एकत्रित होकर भाग्य के विशाल ड्रैगनों में बदल गई और आरव की ओर उमड़ पड़ी। अनगिनत भाग्य ड्रैगन आकाश को चीरते हुए आरव के शरीर में प्रवेश करने लगे। उसकी आभा लगातार बढ़ती गई और भयावह रूप से फैलने लगी। एक भयंकर विस्फोट की आवाज स्वर्ग और पृथ्वी में गूंज उठी। आरव तुरंत लाइफ सेवरिंग रेल्म के 9वें स्तर पर पहुंच गया और कुछ ही क्षणों में वह उसके शिखर तक पहुंच गया। लेकिन वहां भी उसकी शक्ति बढ़ती रही और पागलों की तरह संकुचित होती रही। आरव का चेहरा लाल हो गया। विशाल स्पिरिचुअल पावर उसके शरीर को फाड़ डालने वाली थी।
लेकिन वो अब भी डटा रहा और उस शक्ति को सहन करता रहा। धीरे धीरे भाग्य ड्रैगन शांत हो गए और आरव ने उनकी सारी स्पिरिचुअल पावर जबरदस्ती अपने भीतर समाहित कर ली। दूसरी ओर कोशा की भूमि अब पूरी तरह टूट चुकी थी, धरती फट चुकी थी, पर्वत और नदियां सूख चुकी थीं और आकाश अंधकार में हो गया था। उसने कोशा की सारी मूल शक्ति को अपने भीतर खींच लिया था। यही कारण था कि वह पहले कभी लाइफ सेवरिंग रेल्म के 9वें स्तर के शिखर तक नहीं पहुंचा था, क्योंकि इसके लिए आवश्यक स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत अधिक थी। यदि वह पहले प्रवेश करता तो कोशा के जीवों के मजबूत बनने का अंतिम अवसर समाप्त हो जाता। आज जो कुछ हुआ वह बिल्कुल वैसा ही था जैसा आरव ने पहले से अनुमान लगाया था। कोशा की भूमि अब बंजर बन चुकी थी। ये संसार धीरे धीरे विनाश की ओर बढ़ेगा और फिर कभी अस्तित्व में नहीं रहेगा, लेकिन कोशा के जीव बाहरी दुनिया में जीवित रहेंगे और फलेंगे फूलेंगे। शून्य के ऊपर एक चमकदार प्रकाश पर्दा प्रकट हुआ जो किसी आकाशगंगा जैसा लग रहा था। यही पैसेजवे था, कोशा से बाहर निकलने का मार्ग और साथ ही सीमा के बाहर के राक्षसों की वापसी का रास्ता। आरव ने पहले जयंत को कुछ बाहरी प्रतिभाशाली लोगों को दबाने की जिम्मेदारी इसलिए सौंपी थी ताकि वह एग्जिट पैसेज के खुलने का समय उगल दे। सज्जनों, कृपया मेरे साथ युद्ध में चलिए। आरव की आंखों में असीम युद्ध भावना जल उठी जब उसने उस प्रकाश पर्दे की ओर देखा। इस बूढ़े शरीर के साथ मैं 9 प्रोविंसेस की आने वाली पीढ़ियों के लिए रास्ता बनाऊंगा। वृद्ध अजूर एम्परर आगे बढ़ा और शून्य में उड़ गया। उसके शरीर से बुढ़ापे के चिन्ह गायब होने लगे, मानो समय उल्टा बह रहा हो और वह फिर से युवा बन रहा हो। उसके शरीर की मृत्यु आभा गायब हो गई, मानो उसका पुनर्जन्म हो गया हो। वरिष्ठ, आरव बुदबुदाया, अजूर एम्परर ने अपना संपूर्ण जीवन बलिदान कर दिया था और अपनी पूरी क्षमता को मुक्त करने के लिए अपनी सारी शक्ति निचोड़ डाली थी। हाँ, मैं यह अपने लिए कर रहा हूँ। एंशिएंट जायंट आगे बढ़ा। उसके शरीर की मांसपेशियां फड़क रही थीं और उनमें असीम शक्ति भरी हुई थी। तीनों एक साथ खड़े हुए और अपनी चरम अवस्था में स्टारी स्काई की ओर बढ़ चले ताकि 9 प्रोविंसेस की आने वाली पीढ़ियों के लिए रास्ता बना सकें। दूर से आरव को जाते हुए देखते हुए जमशेद मंदिर के भीतर घुटनों के बल बैठ गया। महामहिम अवश्य महान विजय प्राप्त करें। उसके इतना कहते ही उसका शरीर धीरे धीरे बिखरने लगा। कभी शानदार रहा मंदिर टुकड़ों में टूट गया और धीरे धीरे शून्य में विलीन हो गया। 70,000 साल पहले से वह मंदिर के साथ जुड़ा हुआ था और मंदिर 9 प्रोविंसेस की संपत्ति था। 9 प्रोविंसेस के गायब होते ही मंदिर ढह गया और जमशेद भी मर गया। आरव, एंशिएंट जायंट और अजूर एम्परर जबरदस्ती उस चमकदार स्टारी स्काई में घुस गए और फिर गायब हो गए। कोशा में भारी वर्षा जारी रही, लेकिन धीरे धीरे वर्षा रुक गई। फिर धरती से अंतहीन अग्नि समुद्र उठ खड़ा हुआ। पूरी दुनिया जलने लगी, यहाँ तक कि शांत समुद्र भी आग में घिर गए। सीमा के बाहर उस चमकदार स्टारी स्काई के बाहर आइस क्लैन और गोल्डन क्लैन के हजारों शक्तिशाली सदस्य मौजूद थे। उनके साथ कई छोटे क्लैन और विभिन्न फैक्शंस के प्रतिभाशाली लोग भी थे जो 9 प्रोविंसेस स्लेव रेल्म में ट्रेनिंग के लिए आए थे। इन लोगों की आभाएं बेहद भयानक थीं, विशेषकर दोनों क्लैन्स के एल्डर्स की। उनकी शक्ति इतनी भयावह थी कि लोग उनकी ओर देखने तक का साहस नहीं करते थे। स्लेव रेल्म अब समाप्त हो चुका है। तुम लोगों को क्या लगता है, इस बार सबसे अधिक नेटिव्स का शिकार किसने किया होगा? आइस क्लैन के एल्डर राज ने पूछा। उसके तीनों सिर अलग अलग दिशाओं में 3 लोगों को देख रहे थे। हे, मुझे लगता है नागेश सबसे आगे होगा, विच गॉड क्लैन के एल्डर सांका ने धीमे स्वर में कहा। नागेश तुम्हारे क्लैन का है, इसलिए तुम स्वाभाविक रूप से उसी का नाम लोगे। लेकिन मुझे लगता है मेरी क्लैन की रुचिका ने अधिक लोगों को मारा होगा, आइस क्लैन की महिला एल्डर निर्मला ने धीमे स्वर में कहा। उसकी त्वचा बर्फ जैसी सफ़ेद थी और उसके तीनों चेहरे अत्यंत सुंदर थे। देखने में वह 20 साल की युवती जैसी लगती थी, लेकिन वास्तविकता में उसकी आयु 1 लाख वर्ष से अधिक थी। वह भी 70,000 साल पहले कोशा पर आक्रमण करने वालों में से एक थी। भले ही रुचिका मजबूत हो, लेकिन नागेश भी कमजोर नहीं है, शंकर ने कहा। अजीब बात है, अभी तक कोई बाहर क्यों नहीं आया? निर्मला ने आश्चर्य से कहा। पिछले वर्षों में ट्रायल समाप्त होते ही लोग तुरंत बाहर आ जाते थे। शायद कोई देरी हो गई हो। आखिर दोनों दुनियाओं के बीच की बैरियर अस्थिर होती है और हर 10,000 वर्षों में केवल एक बार खुलती है, राज ने कहा। सभी लोग उस चमकदार स्टारी स्काई को घूर रहे थे और इंतजार कर रहे थे कि ट्रायल्स के लिए गए विभिन्न जातियों के प्रतिभाशाली लोग बाहर आएं। उनके अनुसार स्लेव रेल्म के भीतर कोई भी ऐसा नहीं था जो उन मॉन्स्ट्रस रेसेस को खतरा पहुंचा सके। हर बड़े राज्य में एक सुप्रीम बीइंग छिपकर रक्षा करता था।
यदि किसी तरह कोई 10th रेल्म में प्रवेश करने वाला अस्तित्व भी जन्म ले ले तो भी वह कोई समस्या पैदा नहीं कर सकता था। पिछले 70,000 वर्षों से हमेशा ऐसा ही हुआ था। 9 प्रोविंसेस के अलावा विच गॉड क्लैन और आइस क्लैन अन्य स्लेव रेल्म्स को भी नियंत्रित करते थे। कुछ का उपयोग डेमोनिक बीस्ट पालने के लिए होता था, जबकि कुछ का उपयोग ट्रेनिंग और स्लेवरी के लिए। जब तक ये दोनों जातियां उन स्लेव रेल्म्स पर नियंत्रण रखती थीं तब तक वहां के नेटिव्स कभी विद्रोह नहीं कर सकते थे। अचानक चमकदार लाइट स्क्रीन के भीतर हल्की ऊर्जा तरंगें उठीं और 3 आकृतियां बाहर आने लगीं। वे बाहर आ गए। किसी ने आश्चर्य से चिल्लाया। सभी लोग देखने लगे कि कौन बाहर आएगा। क्या वो विच गॉड क्लैन का प्रतिभाशाली होगा या आइस क्लैन का या किसी अन्य जाति का? लेकिन अगले ही पल अनगिनत लोग स्तब्ध रह गए, क्योंकि वे 3 लोग कौन थे? मार डालो। आरव गरजा और उसने अपनी पूरी शक्ति मुक्त कर दी। उसी समय उसने फीनिक्स धर्मफॉर्म और क्रिम्सन स्काई डेमन फ्लेम भी छोड़ दी। लाखों फीट ऊंची फीनिक्स प्रतिमा पवित्र प्रकाश बिखेर रही थी, जबकि उसके आसपास अग्नि का विशाल महासागर उठ खड़ा हुआ। एंशिएंट जायंट के प्रकट होते ही उसकी मांसपेशियां फड़क उठीं और उसने बिना कुछ कहे आसपास सैकड़ों मुक्के बरसा दिए। हर एक मुक्के में असीम शक्ति भरी हुई थी। मारो! अजूर एम्परर दहाड़ा। वह अपनी चरम अवस्था में लौट आया था। उसकी शक्ति रिटर्निंग वॉइड रेल्म को पार कर 100 मैनिफेस्टेशंस रेल्म तक पहुंच चुकी थी। उसके शरीर से मृत्यु ऊर्जा फूट पड़ी, जिसने आसपास के क्षेत्र को तुरंत घेर लिया। वहां उपस्थित दुश्मन बेहद शक्तिशाली थे और वह स्थान सीमा के बाहर के जीवों का क्षेत्र था। उन्हें लड़ते हुए बाहर निकलना ही था। यदि वे यहां फंस जाते तो निश्चित मृत्यु होती। यह क्या हो रहा है? ये तो स्लेव रेल्म के जीव हैं। ये भाग निकले हैं। जल्दी इन्हें दबाओ। स्लेव रेल्म के जीव इतने शक्तिशाली कैसे हो सकते हैं? आसपास पूरा क्षेत्र अराजकता में डूब गया। स्लेव रेल्म के जीव भाग निकले थे और इतने शक्तिशाली भी थे। चलो! आइस जोर से चिल्लाया। आरव और एंशिएंट जायंट ने सिर हिलाया और तुरंत दूर की ओर उड़ गए। बाउंड्री में प्रवेश करने से पहले आरव को पता चल चुका था कि फायर स्टार डोमेन के नियम पूर्ण थे। वहां का स्पेस बेहद स्थिर था और स्पिरिचुअल पावर 9 प्रोविंसेस से कई गुना अधिक थी। यहां तक कि रिफाइनिंग डाउ रेल्म के लोग भी वहां शून्य को नहीं चीर सकते थे। इसलिए वहां से बच निकलने का एकमात्र तरीका अपनी खुद की शक्ति पर निर्भर रहना था। 9 प्रोविंसेस स्लेव रेल्म का पैसेज विच गॉड क्लैन के स्लेव स्टार पर स्थित था। इस स्थान की रक्षा बड़ी संख्या में शक्तिशाली लोग कर रहे थे। यहाँ केवल कोशा के स्लेव रेल्म का ही पैसेज नहीं था, बल्कि अन्य स्लेव रेल्म्स की ओर जाने वाले लाइट कर्टन पैसेजेस भी मौजूद थे। स्लेव रेल्म के जीवों का जबरदस्ती बाहर निकलना पहले भी हो चुका था, लेकिन अधिकतर समय स्लेव रेल्म के जीव चोरी छिपे भागने की कोशिश करते थे। आखिर सभी स्लेव रेल्म्स में एक बात समान थी। उन सभी पर स्लेव रेल्म के भीतर सप्रेशन लगा होता था। आउटर रेल्म के हेवनली क्लाउड की सप्रेशन उनकी एडवांसमेंट की संभावना छीन लेती थी। लेकिन अब 9 प्रोविंसेस एक स्लेव वर्ल्ड था और यहाँ केवल कुछ जीवों ने भागने की कोशिश नहीं की थी, बल्कि वे सभी ऐसे अस्तित्व थे जिन्होंने 10th रेल्म को पार कर लिया था। उनमें से हर एक भयावह रूप से शक्तिशाली था। स्लेव्स भाग निकले हैं। युद्ध की तैयारी करो। युद्ध की तैयारी करो। ध्यान दो, बैरियर सक्रिय करो। उन्हें भागने नहीं देना है। जल्दी करो, जल्दी। वे स्लेव बीइंग्स पहले ही स्टार्स की ओर भाग रहे हैं। पूरा विच गॉड क्लैन अराजकता और हंगामे में डूब गया। आज का दिन उन मॉन्स्ट्रस जीनियसेस का स्वागत करने का था जो कोशा स्लेव रेल्म में ट्रेनिंग के लिए गए थे। लेकिन उन्हें विभिन्न जातियों के मॉन्स्टर्स नहीं मिले, बल्कि 3 बेहद शक्तिशाली स्लेव बीइंग्स बाहर निकल आए थे। आरव, आइस और एंशिएंट जायंट की शक्ति भयावह थी। उन्होंने बिना किसी दया के पूरी ताकत से हमला कर दिया। आरव पहले ही राज और अन्य लोगों से बाहरी दुनिया के बारे में जान चुका था। ये फायर स्टार डोमेन था, अनगिनत स्टार्स से बना एक विशाल यूनिवर्स। विच गॉड क्लैन इस स्टारफील्ड में बेहद शक्तिशाली था और उसके अधीन सैकड़ों स्टार्स थे। जल्दी बाहर निकलो। किसी भी हालत में इस स्टार की डिफेंसिव बैरियर सक्रिय होने का इंतजार नहीं कर सकते। आइस गरजा। उसकी मृत्यु ऊर्जा आधे स्टार में फैल गई। मार डालो। आरव की आंखें लाल हो गईं। उसे हर हाल में रास्ता बनाकर निकलना था। उसका पूरा परिवार, उसकी पत्नी और बच्चे एम्परस सेप्टर के भीतर थे। साथ ही कोशा के अनगिनत जीव भी वहीं थे। आरव किसी भी कीमत पर पकड़ा नहीं जा सकता था, वरना इसका मतलब होता कोशा का पूर्ण विनाश। आरव और उसके साथियों को रोकने वाले विच गॉड क्लैन के शक्तिशाली लोग बहुत ताकतवर थे। उनमें सबसे कमजोर भी रिलीज कैलमिटी रेल्म में था। लाइफ सेवरिंग रेल्म के एक्सपर्ट्स अनगिनत थे और रिटर्निंग वॉइड रेल्म के एक्सपर्ट्स भी बड़ी संख्या में मौजूद थे।
यदि कोई साधारण स्लेव रेल्म क्रिएचर यहाँ से भागने की कोशिश करता तो उसके पास बच निकलने का कोई अवसर नहीं होता, लेकिन आरव, आइस और एंशिएंट जायंट ने मिलकर असंभव को संभव बना दिया था। मार डालो। एंशिएंट जायंट ने अपनी सारी फिजिकल स्ट्रेंथ अपने दाहिने हाथ में केंद्रित कर ली। एक ही मौके में उसने रिलीज कैलमिटी रेल्म के सैकड़ों गोल्डन क्लैन वॉरियर्स को उड़ा दिया। तीनों अब स्टार की सीमा तक पहुंच चुके थे। यहां से बाहर निकलना ही उनके जीवित रहने का एकमात्र मौका था। तीनों ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी। तभी लाल आर्मर पहने विच गॉड क्लैन का एक शक्तिशाली एल्डर प्रकट हुआ। उसके शरीर से भयंकर बैटल इंटेंट निकल रही थी। यह व्यक्ति स्लेव स्टार की रक्षा करने वाला एल्डर था और उसकी शक्ति 100 मैनिफेस्टेशंस रेल्म के 9वें स्तर के पीक पर थी। यदि उन्हें पर्याप्त समय मिलता तो आरव और उसके साथी मिलकर इस व्यक्ति को पराजित कर सकते थे, बल्कि शायद मार भी सकते थे। लेकिन अभी नहीं। उनके पीछे बड़ी संख्या में सैनिक थे और साथ ही बाहरी जातियों के दर्जनों एल्डर्स भी उनका पीछा कर रहे थे। इन एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल रेसेस के एल्डर्स कम से कम 100 एलिफेंट रेल्म में थे। यदि वे यहाँ घिर गए और तब तक रोके गए जब तक विच गॉड क्लैन और आइस क्लैन के वास्तविक पावर हाउस पहुंचते, तो उनके पास जीवित बचने का कोई अवसर नहीं रहता। आरव का चेहरा ठंडा हो गया। उसके दाहिने हाथ में चकाचौंध कर देने वाली गोल्डन लाइट जमा हो गई। गॉड्स डेथ। उसने एक ही मौके से विच गॉड क्लैन के एल्डर पर हमला किया। क्रिम्सन अनाइलेशन स्लैश। सामने वाले एल्डर ने भौहें चढ़ाईं। उसके दाहिने हाथ में ब्लड रेड लॉन्गसॉर्ड प्रकट हुई और उसने तलवार से नीचे वार किया। दोनों हमले टकराए और भयंकर विस्फोट हुआ। उस एक ही वार ने गॉडफॉल के हमले को पूरी तरह समाप्त कर दिया। धतेरे की। आरव भीतर से क्रोधित हो उठा। इस व्यक्ति की शक्ति वास्तव में भयावह थी, लेकिन आरव नहीं जानता था कि सामने वाला एल्डर उससे भी अधिक भयभीत था। वह 100 एलिफेंट रेल्म का पीक एक्सपर्ट था और फिर भी उसे लाइफ स्लेइंग रेल्म के पीक पर मौजूद आरव के सामने अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करना पड़ा। जो भी स्लेव रेल्म क्रिएचर भागने की हिम्मत करेगा उसकी मृत्यु निश्चित है। 100 एलिफेंट रेल्म के एल्डर ने ठंडे स्वर में दहाड़ लगाए। आरव का चेहरा ठंडा और खतरनाक हो गया। उसके पीछे फीनिक्स इमेज आकाश में गूंज उठी। यदि वे अब रुक गए तो सब मर जाएंगे। एंशिएंट जायंट का चेहरा भी बेहद कठोर था। उसने भी नहीं सोचा था कि अचानक विच गॉड क्लैन का एल्डर उन्हें इस तरह रोक लेगा। महामहिम, आप लोग निकल जाए। अचानक आइस गरजा। उसकी मृत्यु ऊर्जा उफान मारने लगी। उसने जबरदस्ती अपनी मेरिडियंस उलट दी और उसके शरीर से रक्त बह निकला। अजूर एम्परर, तुम। आरव स्तब्ध रह गया। जाओ, मैं वैसे भी ज्यादा समय तक जीवित नहीं रहने वाला था। जल्दी जाओ। आइस गरजा। आरव और एंशिएंट जायंट ने एक पल की भी देरी नहीं की और पूरी गति से भाग निकले। तुम लोग कहाँ भाग रहे हो? विच गॉड क्लैन का एल्डर क्रोध से गरजा। तीनों में उसे सबसे बड़ा खतरा आरव लगा। यह मॉन्स्टर बहुत भयानक था। यदि उसे अभी नहीं मारा गया तो भविष्य में वह विच गॉड क्लैन के लिए बड़ी आपदा बन सकता था। लेकिन वह आरव को रोकना चाहता था और आइस इसकी अनुमति नहीं देने वाला था। चारों ओर फैलती मृत्यु ऊर्जा आइस के रक्त के साथ मिलकर एक भयावह ईवल गॉड धर्म फॉर्म में बदल गई। उस ईवल गॉड का चेहरा बेहद विकराल था और उसकी रक्त जैसी लाल आंखों से डरावनी रोशनी निकल रही थी। मार डालो। ईवल गॉड का स्केलेटल आर्म आगे बढ़ा और विच गॉड क्लैन के एल्डर पर हमला कर दिया। ये क्या है? एल्डर का चेहरा बदल गया। ये तो व्हाइट बोन एम्परर की लेगेसी है। आइस के डेस्परेट अटैक का सामना करते हुए वह तनिक भी लापरवाह नहीं हो सकता था। व्हाइट बोन एम्परर फायर स्टार रीजन का एक भयावह अस्तित्व था। उसने डेथ एनर्जी पर आधारित अत्यंत ईवल कल्टिवेशन टेक्निक बनाई थी। उसे विशेष रूप से शक्तिशाली लोगों की कब्रें खोदने का शौक था। वह कॉप्सेस की डेथ एनर्जी को अब्जॉर्ब करके अपनी शक्ति बनाता था। अंततः उसने इतनी कब्रें खोद डाली कि विभिन्न रेसेस ने मिलकर उसे मार डाला। उसकी सेक्ट भी पूरी तरह समाप्त हो गई थी। फायर स्टारफील्ड में व्हाइट बोन एम्परर की कल्टिवेशन टेक्निक को प्रकट हुए हजारों साल बीत चुके थे, लेकिन आज वह फिर दिखाई दी। विच गॉड क्लैन का एल्डर पहले आरव को रोकने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहता था, लेकिन अब वह ऐसा नहीं कर सकता था। उसे आइस के खिलाफ अपनी पूरी शक्ति से लड़ना ही होगा, वरना उसकी जान चली जाएगी। धड़ाम धड़ाम बूम। तुम आखिर हो कौन? विच गॉड क्लैन का एल्डर भयभीत हो उठा। आइस की शक्ति भयावह थी, लेकिन वह ये भी देख सकता था कि आइस की स्थिति बेहद खराब थी और वह किसी भी समय गिर सकता था। हे मैं तुम्हारा पूर्वज हूँ। आइस गरजा। अब उसने केवल अपनी लाइफ एसेंस और रिमेनिंग लाइफ स्पैन ही नहीं जलाई थी, बल्कि अपनी सोल भी बलिदान कर दी थी। व्हाइट बोन एम्परर की कल्टिवेशन मेथड बेहद विशेष थी। इसे कल्टिवेट करते ही एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाता था।
यदि अजूर एम्परर युद्ध में मरता तो वह फायर स्टारफील्ड से पूरी तरह गायब हो जाता। दोनों पक्षों के बीच भीषण युद्ध शुरू हो गया और कुछ समय तक वे बराबरी पर रहे। यही समय था जिसका उपयोग आरव और एंशिएंट जायंट ने भागने के लिए किया। दोनों अंततः विच गॉड क्लैन के स्लेव प्लैनेट से बाहर निकल गए। किस दिशा में? आरव ने तुरंत पूछा। एंशिएंट जायंट पहले फायर स्टारफील्ड का निवासी रह चुका था। पूर्व दिशा में, वहां नजदीक है। दोनों तेजी से पूर्व दिशा की ओर भागे। अब समय बर्बाद करने का कोई अवसर नहीं था। विच गॉड क्लैन के अनगिनत शक्तिशाली लोग उनके पीछे पड़ चुके थे। दोनों केवल भाग सकते थे और दूर भागते जा सकते थे। सौभाग्य से आरव का फीनिक्स धर्म फॉर्म दुनिया की सबसे तेज टेक्निक्स में से एक था और उसने पीछा करने वालों को काफी पीछे छोड़ दिया। दूसरी ओर आइस की तरफ अन्य रेसर्स के एल्डर्स भी पीछा करने के लिए पहुंच गए। ये तो व्हाइट बोन एम्परर का ईवल गॉड फॉर्म है। धतेरे की इतनी पुरानी लेगेसी अभी तक कैसे बची हुई है? उसे अभी छोड़ दो, वह ज्यादा समय तक जीवित नहीं रहेगा। पहले उन दोनों को पकड़ो। जो भी स्लेव रेल्म से भागे उसे मरना ही होगा। सभी एल्डर्स की आंखों में हत्या की इच्छा भरी हुई थी। कोश स्लेव रेल्म से केवल यही 3 लोग भागे थे। वे शक्तिशाली लोग जो पहले सीक्रेटली स्लेव रेल्म में दूसरों की रक्षा के लिए घुसे थे, अब कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। वर्तमान स्थिति देखकर साफ था कि ट्रेनिंग के लिए गए मॉन्स्ट्रस जीनियसेस शायद भयंकर संकट में पड़ चुके थे। यह कोई छोटी बात नहीं थी। उन्हें पहले इन तीनों को दबाना था और फिर ऊपर से आदेश का इंतजार करना था, क्योंकि स्लेव रेल्म में गए सभी मॉन्स्ट्रस जीनियसेस मर चुके थे। अजूर एम्परर का चेहरा ठंडा और खतरनाक हो गया। उसके पीछे ईवल गॉड की आंखें और अधिक जीवंत होती जा रही थीं। मेरे इस टूटे हुए शरीर के लिए इतना काफी है कि मैं तुम्हें कुछ पल रोक सकूं। अजूर एम्परर ने ठंडी मुस्कान दिखाई। अगले ही पल ईवल गॉड एवेटार ने अचानक अपना मुंह खोला और अजूर एम्परर को पूरा निगल गया। उसे निगलने के बाद ईवल गॉड की ऑरा कई गुना बढ़ गई, लेकिन अजूर एम्परर की ऑरा पूरी तरह गायब हो गई। ऐसा लगा मानो ईवल गॉड सचमुच जीवित हो उठा हो। उसकी आंखें चारों ओर घूमी। हे मेरे सर्वेंट, तुमने सब कुछ बलिदान कर दिया है। मैं एम्परर तुम्हारी अंतिम इच्छा अवश्य पूरी करूंगा, ईवल गॉड ने धीमे स्वर में कहा और उसी क्षण डेथ एनर्जी पूरे स्लेव स्टार पर फैल गई। ईवल गॉड धर्म फॉर्म ने दर्जनों 100 इमेज रेल्म एल्डर्स से 10 से अधिक ब्रेथ्स तक युद्ध किया। फिर वो धीरे धीरे स्टारी स्काई में विलीन हो गया। धतेरे की यह पागलपन है। पीछा जारी रखो, रुकना मत। स्लेव रेल्म से भागे जीवों को हर हाल में खत्म करना होगा, वरना परिणाम भयानक होंगे। यद्यपि 10 ब्रेथ्स का समय बहुत छोटा था, लेकिन आरव और एंशिएंट जायंट के लिए ये लाखों मील दूर भागने के लिए पर्याप्त था। धतेरे की लड़के, यदि हम साथ भागे तो हमारे पास कोई मौका नहीं होगा। हमें अलग होना होगा। एंशिएंट जायंट गरजा। दोनों के पीछे दुश्मनों की सेना लगी हुई थी और वे अभी तक विच गॉड क्लैन के टेरिटरी से बाहर भी नहीं निकले थे। लगातार नए शक्तिशाली लोग उनका रास्ता रोकने के लिए प्रकट हो रहे थे। ठीक है, आरव समझ गया कि साथ भागने से दोनों के बचने की संभावना बहुत कम थी। अपना ध्यान रखना। एंशिएंट जायंट ये कहकर दूसरी दिशा में भाग गया। विच गॉड क्लैन के अनगिनत शक्तिशाली लोग उनका पीछा करते रहे। आरव पर भारी दबाव था। ऐसा नहीं था कि वे विच गॉड्स बहुत अधिक शक्तिशाली थे, बल्कि इसलिए क्योंकि उसे लॉक किया जा चुका था। उसे महसूस हो रहा था कि विच गॉड क्लैन का कोई वास्तविक पावर हाउस उस पर नजर रखे हुए है। बस उसने अभी तक हमला नहीं किया था। धतेरे की। आरव ने दांत भींच लिए। चाहे उसे मरना ही क्यों न पड़े, उसे हर हाल में विच गॉड क्लैन के टेरिटरी से बाहर निकलना होगा। अचानक उसके सामने एक विशाल गोल्डन ग्रिड प्रकट हुई। ये किसी फिशिंग नेट जैसा मैजिकल आर्टिफैक्ट था, लेकिन इतना विशाल कि मानो पूरे स्टार को ढक सकता हो। उस गोल्डन नेट से शक्तिशाली रूल्स की शक्ति निकल रही थी। आरव को महसूस हुआ कि यदि वो इस नेट में फंस गया तो सब खत्म हो जाएगा। धतेरे की। आरव भीतर से क्रोध से भर उठा। पीछे पस्यूअर्स थे और सामने अचानक यह विचित्र फिशिंग नेट आर्टिफैक्ट प्रकट हो गया था। अगर वे अभी फंस गए तो केवल आरव ही नहीं मरेगा, बल्कि एम्परस सेप्टर के भीतर मौजूद सभी लोग भी मर जाएंगे। अजूर फ्लेम्स दुनिया को निगल जाएं। आरव दहाड़ा। क्रिम्सन स्काई डेमन फ्लेम फूट पड़ी और एक नीले अग्नि ड्रैगन में बदलकर गोल्डन नेट की ओर टूट पड़ी। इस बार आरव ने क्रिम्सन स्काई डेमन फ्लेम की सारी शक्ति को एक ही बिंदु पर केंद्रित किया। उसने अपनी सारी स्पिरिचुअल पावर उसमें उड़ेल दी ताकि गोल्डन नेट में एक छेद जलाया जा सके और भागने की एक छोटी सी उम्मीद पैदा हो सके। टूट जाओ। आरव दहाड़ा और पागलों की तरह अपनी स्पिरिचुअल पावर उसमें भरने लगा। अचानक सुनहरी जाल में सचमुच एक छेद जल उठा। हालांकि वह छोटा था, लेकिन आरव के गुजरने के लिए पर्याप्त था। क्या?
अंतहीन स्टारी स्काई के भीतर कहीं से एक आश्चर्यचकित आवाज आई। आरव समझ गया कि यह आवाज गोल्डन नेट के मालिक की थी, लेकिन उसके पास एक पल भी गंवाने का समय नहीं था। बिना किसी हिचकिचाहट के वह सीधे उस छेद से निकल गया। आरव पूरी गति से भागने लगा। उसने अपनी लाइफ एसेंस जलानी शुरू कर दी और यहाँ तक कि अपनी लाइफ स्पैन भी बलिदान करने लगा। वह आवाज अचानक गायब हो गई और गोल्डन फिशिंग नेट भी अदृश्य हो गई। आरव ने मौके का फायदा उठाकर हजारों मील दूर तक भाग लिया। तभी उसे सामने एक गोल्डन लाइट बैरियर दिखाई दी। उसका चेहरा खुशी से चमक उठा क्योंकि वह जानता था कि यही विच गॉड क्लैन के टेरिटरी से बाहर निकलने का रास्ता था। एक बार यहाँ से निकल जाने के बाद वह क्षेत्र विच गॉड क्लैन के नियंत्रण से बाहर होगा, तभी उसके पास वास्तव में बच निकलने का मौका होगा। आरव के पीछे का वॉइड फट गया और एक बूढ़ा आदमी धीरे धीरे बाहर निकला। वह विच गॉड क्लैन का असली पावर हाउस था और उसके हाथ में वही गोल्डन नेट थी। अभी कुछ समय पहले उसी ने आरव को उस जाल में फंसाने की कोशिश की थी। ये लड़का बुरा नहीं है। ऐसा रेयर प्रोडिजी फायर स्टार रीजन में भी हाल के वर्षों में पैदा नहीं हुआ, बूढ़े ने धीमे स्वर में कहा। हाँ, लेकिन अफसोस स्लेव रेल्म के क्रीचर्स को हर हाल में खत्म करना होगा। पास ही एक और स्पेशल रिफ्ट खुली और विच गॉड क्लैन का एक और सुप्रीम एल्डर बाहर आ गया। इन दोनों की ऑरा बेहद भयावह थी। वे फायर स्टार डोमेन के भीतर वॉइड को चीर सकते थे, जिसका मतलब था कि उनकी शक्ति 100 मैनिफेस्टेशंस रेल्म से भी ऊपर थी। हे, लेकिन इस छोटे लड़के के पास कई ट्रेजर्स भी हैं। ये क्रिम्सन स्काई डेमन फ्लेम इतनी शक्तिशाली है मानो इसमें डिवाइन फायर ट्रिब्यूलेशन का फायर अट्रिब्यूट समाया हो। विच गॉड क्लैन का एक और शक्तिशाली एल्डर ठंडी मुस्कान के साथ बोला। अफसोस, भले ही वह बैरियर तक पहुंच गया हो, लेकिन उसके पास बच निकलने का कोई मौका नहीं है। विच गॉड क्लैन के कोई भी शक्तिशाली लोग जल्दी में नहीं थे। कारण बहुत सरल था। आरव आखिर विच गॉड क्लैन के डोमेन बैरियर को कैसे पार करेगा? वह भले ही बहुत मजबूत हो, लेकिन बैरियर तोड़ने में उसे समय लगेगा। ये निश्चित रूप से 9 प्रोविंसेस स्लेव रेल्म के क्रीचर्स हैं। उस समय 9 प्रोविंसेस का ह्यूमन एम्परर भी बड़ा प्रतिभाशाली था, लेकिन अंत में वह भी हमारे हाथों मारा गया था, एक एल्डर ने कहा। हाँ, 70,000 साल बीत चुके हैं और आज का विच गॉड क्लैन पहले जैसा नहीं रहा। इन एल्डर्स ने पछतावे के साथ आह भरी। 70,000 वर्षों में फायर स्टारफील्ड कितना बदल चुका था, इसकी जानकारी कोशा के किसी व्यक्ति को नहीं थी। यहाँ तक कि राज और आइस के पास भी केवल 70,000 साल पुरानी यादें थीं। कम से कम उन्हें यह नहीं पता था कि विच गॉड क्लैन के पास डोमेन बैरियर जैसी चीज भी होगी। अब आरव बैरियर तक पहुंच चुका था, लेकिन वह निराश नहीं हुआ बल्कि बेहद शांत हो गया। बैरियर तक पहुंचते ही उसके सिर के ऊपर से मिरियड मैनिफेस्टेशंस डाउ पैटर्न उड़कर बाहर आया। 7 रंगों की रोशनी में नहाया हुआ डार्क फॉर्मेशन प्रकट हुआ। अगले ही पल गोल्डन बैरियर में इंसान जितना बड़ा छेद बन गया। आरव बिना रुके सीधे बाहर निकल गया। दूर खड़े विच गॉड क्लैन के कई एल्डर्स ये देखकर स्तब्ध रह गए। यह क्या? वो तो लेजेंडरी मिरियड मैनिफेस्टेशंस डाउ पैटर्न है। उसके पास ऐसा प्राइसलेस ट्रेजर भी है। धतेरे की वे भाग गए, जल्दी पीछा करो। सभी एल्डर्स दंग रह गए। वे पहले शांत थे क्योंकि उन्हें विश्वास था कि आरव यहाँ से कभी नहीं निकल पाएगा, लेकिन किसने सोचा था कि उसके पास मिरियड मैनिफेस्टेशंस डाउ पैटर्न जैसी शक्ति होगी, और वह इतनी विकसित अवस्था में होगी कि विच गॉड क्लैन की डिफेंसिव बैरियर तक को तोड़ दे। सभी सुप्रीम एल्डर्स ने तुरंत वॉइड चीर दिया और आरव के पीछे निकल पड़े। विच गॉड क्लैन के टेरिटरी से निकलने के बाद भी आरव एक पल के लिए नहीं रुका। उसका खतरा अभी समाप्त नहीं हुआ था। धतेरे की ये लोग पीछा छोड़ ही नहीं रहे। आरव ने दांत पीस लिए। विच गॉड क्लैन की शक्ति राज और बाकी लोगों के वर्णन से कहीं अधिक भयानक थी। पहले जब कोशा पर विच गॉड क्लैन और आइस क्लैन ने हमला किया था, तब कोशा कई वर्षों तक लड़ने के बाद हारा था। इसलिए आरव ने सोचा था कि इन दोनों रेसर्स के पास शायद इतने अधिक पावरफुल एक्सपर्ट्स नहीं होंगे। लेकिन अब उसे कई टेरिफाइंग ऑरर्स ने लॉक कर लिया था और वह उनसे छुटकारा नहीं पा रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि अभी जो विच गॉड क्लैन के एल्डर्स वॉइड चीर कर आए थे, वे लगातार उसके पीछे लगे हुए हैं। नहीं, अब मेरे पास केवल गैम्बल करने का ही रास्ता है। आरव ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय भर गया और उसने ह्यूमन एम्परस सेप्टर निकाल लिया। सभी लोग ध्यान से सुनो। हम अब फायर स्टारफील्ड में पहुंच चुके हैं, लेकिन हमारा खतरा समाप्त नहीं हुआ बल्कि अभी शुरू हुआ है। मुझे एक शक्तिशाली अस्तित्व ने निशाना बना लिया है और अब मैं तुम सबको सुरक्षित नहीं रख सकता। अगला कदम यह होगा कि मैं तुम सबको बाहर छोड़ दूंगा ताकि तुम्हें भागने का मौका मिल सके। आरव की आवाज एम्परस सेप्टर के भीतर गूंज उठी। सभी लोग स्तब्ध रह गए। आरव का क्या मतलब था?
क्या अब वे और भी बड़े खतरे में थे, ऐसा खतरा जिसे आरव भी रोक नहीं सकता था। सब जानते थे कि आरव ने लाइफ स्लेइंग रेल्म में पहुंचकर काउंटलेस मॉन्स्ट्रस जीनियसेस को मार डाला था। उसकी शक्ति देखकर कोशा के सभी एक्सपर्ट्स उसके प्रति सम्मान से भर गए थे, लेकिन अब वही आरव कह रहा था कि वह भी इस खतरे का सामना नहीं कर सकता। पिता, बाहर क्या हो रहा है? ओह नहीं, बाहर ऐसा खतरा है जिसे संभाला नहीं जा सकता। अब हम क्या करेंगे? अपने क्लैंस के स्पिरिट बीस्ट और मैजिकल आर्टिफैक्ट्स इकट्ठा करो और फिर किस्मत के भरोसे भागो। पूरा एम्परस सेप्टर अराजकता में डूब गया। फायर स्टारफील्ड एक ऐसी विशाल दुनिया थी जिससे कोशा के जीव एक साथ आकर्षित भी थे और भयभीत भी। आरव एम्परस सेप्टर हाथ में लेकर भागता रहा। वह अपनी लाइफ एसेंस जला रहा था। उसके काले बाल धीरे धीरे सफ़ेद होने लगे। वह अपनी लाइफ स्पैन को जलाकर भाग रहा था। लड़के, तुम बच नहीं सकते। आरव के सामने का वॉइड फट गया और विच गॉड क्लैन का एक सुप्रीम एल्डर बाहर निकला। आरव बिना रुके तुरंत दिशा बदलकर भाग निकला। उसे हर हाल में विच गॉड क्लैन के टेरिटरी से जितना दूर हो सके उतना दूर जाना था, तभी कोशा के जीवों के बचने की संभावना बढ़ सकती थी। लेकिन आरव अब अपनी सीमा पर पहुंच चुका था। विच गॉड क्लैन के सुप्रीम एल्डर्स बहुत अधिक थे। उसके आसपास का वॉइड लगातार फट रहा था और विच गॉड क्लैन के असली पावर हाउसेस एक के बाद एक प्रकट हो रहे थे। आरव समझ गया कि अब वह और देर नहीं कर सकता। अंततः एम्परस सेप्टर से चकाचौंध कर देने वाली गोल्डन लाइट फूट पड़ी। आरव के आसपास लॉ पावर फैल गई। अगले ही पल राज, वनराज, रोहित, लव, गोल्डन विंज्ड रॉक, एंसेस्टर डेमन, एम्परर डेमन किंग और विभिन्न राज्यों के रॉयल फैमिलीज के सर्वाइविंग एंसेस्टर्स तथा डेमन और मॉन्स्टर रेसेस के लीडर्स सभी बाहर प्रकट हो गए। भागो! आरव दहाड़ा। कोशा के सभी एक्सपर्ट्स अलग अलग दिशाओं में बिखर कर भाग निकले। वे अपनी जान बचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे थे। ऐसा खतरा जिसे ह्यूमन एम्परर भी नहीं रोक सकता था। यदि वे रुकते तो क्या वह केवल मौत का इंतजार नहीं होता? पिता, लव चिल्लाया। उसका भागने का कोई इरादा नहीं था। जाओ! आरव गरजा। ओल्ड लायन और राज ने लव को पकड़कर पूरी गति से दूर खींच लिया। महामहिम, अपना ध्यान रखिए। महामहिम, सावधान रहिए। सुनैना, समृद्धि, तन्वी और बाकी लोगों को पहले ही स्पिरिट बीस्ट आर्टिफैक्ट्स के भीतर डाल दिया गया था। यह आरव का पहले से दिया हुआ आदेश था। आरव पहले लव को भी अंदर रखना चाहता था, लेकिन अंत में उसने अपने बेटे को बाहर रहने दिया क्योंकि उसकी कॉम्बैट स्ट्रेंथ कोशा के सबसे शक्तिशाली लोगों में थी और भागते समय उसकी जरूरत थी। कोशा के कुछ लोग समूह में भागे जबकि कुछ अकेले भाग निकले, लेकिन उन सभी के भीतर 9 प्रोविंसेस और अपने क्लैंस की उम्मीदें थीं। जब तक ये लोग जीवित बचते तब तक कोशा की आशा की लौ बुझती नहीं। यह आरव की योजना का सबसे खराब परिणाम था। मूल रूप से वह सबको कोशा से निकालकर फायर स्टार रीजन में किसी सुरक्षित स्थान पर छिपाना चाहता था और भविष्य में बदला लेने तक लो की तरीके से विकास करना चाहता था, लेकिन अब सब बदल चुका था। आगे की राह अब तुम्हारे हाथ में है, आरव ने धीमे स्वर में कहा। तभी उसके आसपास कई स्पेशल फ्लक्चुएशंस प्रकट हुई। विच गॉड क्लैन के कई एल्डर्स उनके पास पहुंच गए। उसी समय वह विशाल गोल्डन फिशिंग नेट फिर से प्रकट हुई जिसने पहले आरव को रोकने की कोशिश की थी। इस बार वह जाल कोशा के भागते हुए लोगों को पकड़ने के लिए फैलाया गया था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आरव दहाड़ा। यदि अभी छोड़े गए सभी लोग दोबारा पकड़ लिए गए तो इसका मतलब होगा 9 प्रोविंसेस का अंत। मैं क्यों नहीं कर सकता? गोल्डन नेट आर्टिफैक्ट का मालिक ठंडी हंसी के साथ प्रकट हुआ। वह आरव को घृणा से देख रहा था क्योंकि आरव ने पहले उसके गोल्डन नेट को जला दिया था। आरव दहाड़ा। उसके हाथ में मौजूद एम्परस सेप्टर अचानक टूट गया और काउंटलेस गोल्डन लाइट्स में बदलकर उसके शरीर में समा गया। अगले ही पल आरव की कल्टिवेशन में विस्फोटक परिवर्तन हुआ। लाइफ सेवरिंग रेल्म के 9वें स्तर के पीक से वह सीधे रिटर्निंग टू एम्प्टीनेस रेल्म के प्रथम स्तर में प्रवेश कर गया। उसकी ऑरा बदलने लगी और उसकी शक्ति अचानक 3 गुना बढ़ गई। उसके सफ़ेद बाल फिर से काले हो गए। कल्टिवेशन बढ़ने के साथ उसकी लाइफ स्पैन भी बढ़ गई थी। क्या युद्ध के बीच ब्रेक थ्रू? ये कैसे संभव है? पास खड़े विच गॉड क्लैन के सुप्रीम एल्डर्स के चेहरे बदल गए। क्या लाइफ सेवरिंग रेल्म से वॉइड रिटर्निंग रेल्म में प्रवेश करना इतना आसान था? उन्हें क्या पता कि आरव ने 9 प्रोविंसेस में 100 वर्षों से अधिक समय तक कल्टिवेशन की थी। उसकी कल्टिवेशन स्पीड सामान्य लोगों से कहीं अधिक थी। साथ ही वो मिरियड फिनोमिना और एनलाइटनमेंट सीड की फीडबैक पावर से भी अपना रेल्म बढ़ा सकता था। इसी कारण एम्परस सेप्टर में संचित स्पिरिचुअल पावर के सहारे वह तुरंत वॉइड रिटर्निंग रेल्म में प्रवेश कर गया। क्रिम्सन स्काई डेमन फ्लेम, जल उठो! आरव गरजा।
उसने फिर से अपनी लाइफ एसेंस और लाइफ स्पैन जलानी शुरू कर दी। क्रिम्सन स्काई डेमन फ्लेम पहले से कहीं अधिक भयानक हो गई। वह तुरंत फैलकर पूरे स्काई कवरिंग गोल्डन नेट पर टूट पड़ी। भयंकर विस्फोट हुआ, पूरा फिशिंग नेट जल उठा और टूटने लगा। आरव द्वारा छोड़ी गई फ्लेम स्टार्स जितनी विशाल थीं। इस मौके का फायदा उठाकर राज, ओल्ड लायन, रोहित और बाकी लोग भी गोल्डन नेट की घेराबंदी से बाहर निकल गए। वे आखिरकार उम्मीद की एक छोटी सी किरण लेकर भागने में सफल हो गए। धतेरे की यह भी संभव है, ये स्लेव वर्ल्ड का लड़का इतना अजीब कैसे हो सकता है? हम इसे दबाते हैं। रामू, तुम जाकर बाकी स्लेव बीइंग्स को पकड़ो। रामू विच गॉड क्लैन के सुप्रीम एल्डर्स में से एक था। वह तुरंत राज, ओल्ड लायन और बाकी लोगों को पकड़ने के लिए निकलने वाला था। स्लेव बीइंग्स का भाग निकलना ऐसी बात थी जिसे छोटा भी माना जा सकता था और बड़ा भी, लेकिन यदि उन्हें जल्दी खत्म नहीं किया गया तो भविष्य में वे बड़ा खतरा बन सकते थे। ऐसा सोचो भी मत। वे लोग दूसरों को पकड़ना चाहते थे, लेकिन आरव इसकी अनुमति कैसे देता? फीनिक्स धर्म फॉर्म फिर से फूट पड़ा। इस बार उससे पहले से भी अधिक चमकदार डिवाइन ग्लो निकल रही थी। आरव ने एक स्पिरिट पर्ल अपने मुंह में डाल ली। यह वही स्पिरिट पर्ल थी जिसने जयपुर प्रीफेक्चर की दसियों हजार वर्षों की स्पिरिचुअल एनर्जी को अब्जॉर्ब किया था। पलक झपकते ही रामू भागते हुए डेमन एम्परर के पीछे पहुंच गया। डेमन एम्परर ने बाकी लोगों से अलग दिशा में भागने का फैसला किया था, लेकिन रामू जैसे विच गॉड क्लैन के टॉप एक्सपर्ट के सामने उसके पास बचने का कोई मौका नहीं था। डेमन एम्परर के चेहरे पर अभूतपूर्व भय उभर आया। केवल रामू की और ही उसके शरीर को कांपने पर मजबूर कर रही थी। ठीक उसी समय जब डेमन एम्परर पकड़ा जाने वाला था, आरव अचानक उसके सामने प्रकट हो गया। हेवन एंड अर्थ एनाइलेशन। आरव ने दहाड़ लगाई और अपनी तलवार से वार कर दिया। क्या? रामू स्तब्ध रह गया। इतनी तेज गति और इस अटैक की शक्ति इतनी भयानक? वह रिफाइनिंग डाउ रेल्म का एक्सपर्ट था, लेकिन यह स्लेव क्रिएचर जिसने अभी अभी वॉइड रिटर्निंग रेल्म में प्रवेश किया था, उसकी औरत तक उसके दिल को हिला रही थी। रामू ने पाम स्ट्राइक से आरव के हमले को रोका। भागो! आरव दहाड़ा। अपना ध्यान रखना। डेमन एम्परर पर से दबाव अचानक हट गया। उसने आरव को गहराई से देखा और फिर तुरंत भाग निकला। अगले ही पल आरव कई विच गॉड क्लैन एल्डर्स से घिर गया। भयावह शक्ति। केवल रिटर्निंग टू वॉइड रेल्म के शुरुआती स्तर पर होकर भी यह मुझे हिला सकता है। फीनिक्स धर्म फॉर्म। इसने निश्चित ही फीनिक्स एसेंस को रिफाइन किया है और इसमें ट्रू ड्रैगन की ऑरा भी है। और यह मिरियड डाउ पैटर्न्स। क्रिम्सन हेवनली डेमन फ्लेम में हेवनली ट्रिब्यूलेशन की ऑरा समाई हुई है, ऊपर के रेल्म को चुनौती देने वाली शक्ति। इन रिफाइनमेंट रेल्म के सुप्रीम एल्डर्स के चेहरे गंभीर हो गए। यह मॉन्स्टर बहुत खतरनाक था। उसने बहुत अधिक अपॉर्चुनिटीज प्राप्त की थीं। उनमें से कोई भी एक साधारण कल्टिवेटर को सुप्रीम पावर हाउस बना सकती थी, लेकिन ये सभी अपॉर्चुनिटीज एक ही व्यक्ति को मिल गई थीं। रामू ने फिर से वॉइड चीरकर बाकी लोगों का पीछा करने की कोशिश की। फायर स्टार डोमेन का स्पेस बेहद स्थिर था और यहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी 9 प्रोविंसेस से कहीं अधिक थी। लेकिन आरव ने फिर तलवार चलाई और रामू का रास्ता रोक दिया। तुम्हारा ओपोनेंट मैं हूँ, आरव ने ठंडे स्वर में कहा। उसे कोशा के लोगों को भागने के लिए समय देना ही था, चाहे उसे इसके लिए मरना ही क्यों न पड़े। हाँ, तुम खुद को योग्य समझते हो, रामू ने ठंडी हंसी के साथ कहा। तुम्हारी ताकत बुरी नहीं है। स्लेव रेल्म में शायद तुम राजा बन सकते हो, लेकिन अफसोस ये फायर स्टार रीजन है। इतना कहकर वो फिर वॉइड चीरकर जाने वाला था, लेकिन आरव ने फिर एक तलवार चलाई। तुम्हारा ओपोनेंट मैं हूँ, रामू अवाक रह गया। क्या तुम्हें कोई बीमारी है? वह सचमुच स्पीचलेस हो गया। क्या तुम मुझे जाने नहीं दे सकते? बाकी विच गॉड क्लैन एल्डर्स भी कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गए। ये लड़का समय खरीदने की कोशिश कर रहा है। राजू, तुम जाओ, एक एल्डर ने धीमे स्वर में कहा। स्पष्ट था कि उसकी स्थिति बाकी सबसे ऊंची थी। जी, राजू नाम का सुप्रीम एल्डर बाकी स्लेव रेल्म क्रीचर्स का पीछा करने जाने वाला था, लेकिन आरव ने फिर तलवार घुमाई और उसका रास्ता रोक दिया। तुम्हारा ओपोनेंट मैं हूँ, राजू भी अवाक रह गया। ये लड़का पूरी तरह पागल है, इससे बहस मत करो, पहले इसे दबाओ, रामू क्रोध से गरजा। जरूरत नहीं, राजू, सामान्य रूप से निकल जाओ, अभी आदेश देने वाले सुप्रीम एल्डर ने धीरे से कहा। अगले ही पल उसकी ऑरा फूट पड़ी और स्टारी स्काई से एक विशाल पाम प्रिंट नीचे उतरने लगी जो आरव को दबाने वाली थी। वो पाम स्ट्राइक किसी स्टार जितनी विशाल थी, यहाँ तक कि आरव को भी पहली बार असहायता महसूस हुई।
ये सुप्रीम एल्डर रिफाइनिंग रेल्म के 9th लेवल पीक पर था और ऑल थिंग्स रेल्म से केवल आधा कदम दूर था। आरव दहाड़ा। उसने अपनी लाइफ एसेंस जलाई और लाइफ स्पैन सैक्रिफाइस कर दी। उसके काले बाल फिर सफ़ेद होने लगे। काट डालो। उसने अपनी सारी शक्ति एक तलवार में उड़ेल दी और पाम प्रिंट को तोड़ने की कोशिश की, साथ ही वह राजू को भी रोकना चाहता था। लेकिन अफसोस उसकी पूरी शक्ति पाम प्रिंट के सामने बेकार साबित हुई। आरव के चेहरे पर डिस्पेयर उभर आया। गैप बहुत बड़ा था। वह खुद तो भाग सकता था, लेकिन कोशा के लोगों का क्या? वह बाकी सबको छोड़ सकता था, लेकिन लव और राज का क्या? आरव क्रोध से दहाड़ उठा। वह इसे स्वीकार नहीं कर सकता था। उसी समय स्टारी स्काई के भीतर काउंटलेस स्टार्स चमक उठे। वो साइलेंट वीनस जो लगातार गिरती जा रही थी और जो कोशा के ह्यूमन एम्परर का प्रतीक थी, अचानक कांप उठी। अगले ही पल ह्यूमन एम्परर वीनस फट गई। उस गोल्डन स्टार के भीतर से भयावह शक्ति निकली और आरव की सोल तथा उसके पूरे शरीर में समा गई। ये क्या है? आरव स्तब्ध रह गया। उसे महसूस हुआ कि उसका शरीर फिर से असीम शक्ति से भर गया है। कोशा के नए एम्परर, मेरे बल से सबका संहार करो। घंटी जैसी विशाल आवाज आरव के कानों में गूंजी। आरव दहाड़ उठा। उस अचानक मिली शक्ति ने उसे तुरंत उसके पीक पर वापस पहुंचा दिया। उसकी प्राइमोर्डियल स्पिरिट और फिजिकल बॉडी अब अनियंत्रित शक्ति से भरी हुई थी। पूछने की जरूरत ही नहीं थी, आरव जानता था यह आवाज किसकी थी। यह 9 प्रोविंसेस के पूर्व ह्यूमन एम्परर की थी। वह गोल्डन स्टार हमेशा स्टार मैप में मौजूद रही थी। बाउंडलेस डिवाइन पर्ल ने भी आरव को उसी स्टार की वजह से स्वीकार किया था। अब आखिरकार वह स्टार फिर जाग उठा था। आरव ने एक और तलवार चलाई। उस तलवार की शक्ति इतनी भयानक थी कि पूरी गैलेक्सी कांप उठी और वह विशाल पाम प्रिंट जबरदस्ती टूट गई। क्या ये कैसे संभव है? उसे ये शक्ति कहाँ से मिली? पास खड़े कई विच गॉड क्लैन एल्डर्स के चेहरे बदल गए। इतनी भयानक शक्ति, ये कोश ह्यूमन एम्परर की ऑरा है? जिस सुप्रीम एल्डर ने अभी पाम स्ट्राइक की थी, उसका चेहरा पीला पड़ गया। 70,000 साल पहले वह भी पूर्व ह्यूमन एम्परर से लड़ चुका था, लेकिन उस समय वह उसके सामने कुछ भी नहीं था और आसानी से दबा दिया गया था। अब 70,000 साल बाद उसने फिर वही ऑरा महसूस की। मार डालो। जबकि विच गॉड क्लैन एल्डर्स भय और उलझन में थे, आरव नहीं रुका। उसे अभी और समय खरीदना था ताकि कोशा के लोग भाग सकें। अचानक डार्क लाइट चमकी और काउंटलेस मिस्टीरियस रून्स फिर से प्रकट हो गए। आरव, रुक जाओ। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं डीप स्लीप में चला जाऊंगा और शायद फिर कभी न जागूं। आर्टिफैक्ट स्पिरिट की घबराई हुई आवाज आरव के मन में गूंजी। बहस बंद करो, जल्दी करो, भविष्य में मैं तुम्हें फिर रिकवर कर दूंगा। आरव ने डिवाइन थॉट भेजी। ठीक है। आखिर स्पिरिट ने हार मान ली। अगले ही पल सॉर्ड्स और ब्लेड्स से निकलती ब्लैक लाइट और भी प्रबल हो गई। हेवनली पनिशमेंट और अर्थ डिस्ट्रक्शन पर बने रून्स धीरे धीरे टूटने लगे। अचानक हेवनली पनिशमेंट स्वॉर्ड पहले टूट गई, फिर अर्थ अनाइलेशन ब्लेड भी बिखर गई। दोनों हाई ग्रेड हेवनली रैंक मैजिकल आर्टिफैक्ट्स उस भयावह शक्ति को सह नहीं सके। आरव दहाड़ा। हेवनली पनिशमेंट और अर्थली अनाइलेशन पूरी तरह टूट गए और उनसे दो भयानक ब्लैक लाइट्स निकल पड़ीं। ये रूनिक अरे है। नहीं, ये डैमेज्ड है। इसे उपयोग करने के बाद मैजिकल आर्टिफैक्ट नष्ट हो जाएगा। धतेरे की टूटे होने के बावजूद इसकी शक्ति अकल्पनीय है। कई सुप्रीम एल्डर्स के चेहरे फिर बदल गए। वे समझ ही नहीं पा रहे थे कि स्लेव रेल्म के इन क्रीचर्स के पास इतने ट्रिक्स कहाँ से आते हैं। यह अंतिम विनाशकारी मूव था, ऐसा मूव जो स्वर्ग और पृथ्वी को भी नष्ट कर सकता था। एक बार उपयोग करने के बाद स्वॉर्ड का फिजिकल फॉर्म सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो जाता और उसका स्पिरिट फिर डीप स्लीप में चला जाता। मार डालो। आरव दहाड़ा। अगले ही पल ब्लैक लाइट कंडेंस्ड होकर एक विशाल लॉन्ग स्वॉर्ड में बदल गई। वो स्वॉर्ड लाखों फीट ऊंची लग रही थी। आरव ने उस स्वॉर्ड को घुमाया, पूरा स्टारी स्काई कांप उठा और कई सुप्रीम एल्डर्स पीछे धकेल दिए गए। जो एल्डर्स 9 प्रोविंसेस के लोगों को पकड़ने वाले थे वे भी रुक गए। फिर आरव ने उस सुप्रीम एल्डर पर तलवार चलाई जिसने पाम स्ट्राइक की थी। उस आदमी का चेहरा तुरंत बदल गया। सब मिलकर पहले इसे मारो। अब आरव की शक्ति बहुत भयानक हो चुकी थी। अचानक उसके पास ऐसी शक्ति आ गई थी जो उन्हें भी हिला सकती थी। उन्हें डर था कि शायद आरव के पास और भी ट्रम्प कार्ड्स हों। कई सुप्रीम एल्डर्स आगे बढ़े और आरव के साथ युद्ध शुरू हो गया। आरव जेड ब्लैक जायंट स्वॉर्ड पकड़े हुए था।
उसके पीछे फीनिक्स इमेज फड़फड़ा रही थी और क्रिम्सन डेमोनिक फ्लेम्स जल रही थीं। वो पूरी तरह पागल अवस्था में लड़ रहा था। वह पहले से मरने के लिए तैयार था। ये बैटल पूरे फायर स्टारफील्ड को हिला देने वाली थी। उनके युद्ध के आफ्टरशॉक्स से कई स्टार्स तक टूट गए। कुछ ही समय बाद आरव का पीछा करने आए बाकी विच गॉड क्लैन एक्सपर्ट्स भी वहां पहुंच गए। ये दृश्य देखकर वे सभी स्तब्ध रह गए। स्लेव रेल्म का क्रिएचर वास्तव में कई सुप्रीम एल्डर्स को हिला रहा है। ये बहुत शक्तिशाली है। यह इतना मजबूत कैसे हो सकता है? क्या ये सच में स्लेव रेल्म का क्रिएचर है? कोई भी इस दृश्य पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। सब कुछ किसी सपने जैसा लग रहा था। आरव कई सुप्रीम एल्डर्स के खिलाफ खूनी युद्ध लड़ रहा था। उसका शरीर टूट चुका था। कई बार वह ब्लड मिस्ट में बदल गया, लेकिन उसकी आंखों में अब भी युद्ध भावना जल रही थी। मार डालो। दूसरी ओर विच गॉड क्लैन के सुप्रीम एल्डर्स भी अच्छी हालत में नहीं थे। वे सभी गंभीर रूप से घायल हो चुके थे। आरव की शक्ति बहुत अधिक थी। यह ऐसी शक्ति थी जो रिटर्निंग टू वॉइड रेल्म के किसी व्यक्ति के पास नहीं हो सकती थी। लेकिन धीरे धीरे ह्यूमन एम्परर वीनस के एक्सप्लोजन से मिली शक्ति समाप्त होने लगी। रून्स की शक्ति से बनी जायंट स्वॉर्ड भी धीरे धीरे गायब होने लगी। आरव स्वयं भी अपनी लिमिट पर पहुंच चुका था। फीनिक्स धर्म इमेज मुरझाने लगी और धीरे धीरे गायब हो गई। सामने खड़े सुप्रीम एल्डर्स क्रोध से भर उठे। उन्हें वास्तव में वॉइड रिटर्निंग रेल्म के एक स्लेव रेल्म क्रिएचर ने इतनी बुरी हालत में पहुंचा दिया था। तुम स्लेव रेल्म के क्रिएचर मृत्यु के योग्य हो, लीडिंग एल्डर ने बाउंडलेस किलिंग इंटेंट के साथ कहा। है तुम योग्य नहीं हो, आरव ने ठंडी हंसी के साथ कहा। उसकी आंखें बर्फ जैसी ठंडी थीं। उसके शब्द सुनते ही सभी एल्डर्स सतर्क हो गए। ये स्लेव रेल्म प्रोडिजी बेहद विचित्र था। उन्हें डर था कि शायद उसके पास अभी भी कोई हिडन ट्रम्प कार्ड बची हो। अगले ही पल आरव ने अपनी बची हुई शक्ति जला दी। फीनिक्स धर्म इमेज फिर प्रकट हुई और कई सुप्रीम एल्डर्स की ओर टूट पड़ी। ओह नहीं, हट जाओ। सभी एल्डर्स घबरा गए और तुरंत अलग अलग दिशाओं में हट गए। उन्हें लगा आरव फिर कोई भयानक ट्रम्प कार्ड इस्तेमाल करने वाला है। लेकिन आरव की ऑरा पूरी तरह वायलेंट हो चुकी थी। उसने अपनी मेरिडियंस उलट दी। वो सुप्रीम एल्डर्स का पीछा करने के बजाय सीधे पास खड़े विच गॉड क्लैन एक्सपर्ट्स की ओर उड़ गया जो दूर खड़े बैटल देख रहे थे। ओह नहीं, भागो, वो सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने वाला है, एक सुप्रीम एल्डर भय से चिल्लाया। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। आरव अपने फिनिक्स धर्म फॉर्म की गति से वहां पहुंच चुका था। मुझे केवल मैं ही मार सकता हूं, तुम सब मेरे साथ दफन हो जाओगे। अगले ही पल भयंकर विस्फोट हुआ। आरव ने स्वयं को विस्फोटित कर दिया और राख में बदल गया। बूम! आरव के सेल्फ डिस्ट्रक्शन ने पूरे स्टारी स्काई को हिला दिया। उस विस्फोट ने स्वर्ग और पृथ्वी को चकनाचूर कर दिया। आसपास मौजूद विच गॉड क्लैन और दूसरी रेसेस के काउंटलेस पावरफुल एक्सपर्ट्स जो वहां पहुंचे थे, वे भारी संख्या में मारे गए। ये याद रखना चाहिए कि अंत में आरव वॉइड रिटर्निंग रेल्म तक पहुंच चुका था और उसकी वास्तविक कॉम्बैट स्ट्रेंथ डाउ रिफाइनिंग रेल्म तक पहुंच गई थी। जब उसने सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने का फैसला किया तब उसने अपनी सारी बची हुई शक्ति छोड़ दी थी। उसने अपने लिए कोई पीछे हटने का रास्ता नहीं छोड़ा। अंततः आरव ने विच गॉड क्लैन के पावरफुल एक्सपर्ट्स के बीच स्वयं को विस्फोटित कर दिया। जैसा उसने कहा था वैसा ही हुआ। काउंटलेस विच गॉड क्लैन एक्सपर्ट्स उसके साथ मर गए। कई विच गॉड क्लैन एल्डर्स के चेहरे ठंडे और कठोर हो गए। उनका क्रोध मुश्किल से दबा हुआ था। धतेरे की, क्या वो छोटा जानवर सचमुच मर गया? उसकी जीवन ऑरा का एक निशान भी नहीं बचा। लगता है वो सचमुच मर चुका है। उस कमीने ने न केवल हमें शर्मिंदा किया बल्कि मरने से पहले सेल्फ डिस्ट्रक्ट करके हमारे काउंटलेस क्लैंसमैन को भी साथ ले गया। धतेरे की, उसके मिरियड मैनिफेस्टेशंस, डाओ पैटर्न्स और क्रिम्सन स्काई डेमन फ्लेम्स भी नष्ट हो गए। मेरा अनुमान है कि वह नहीं चाहता था कि हमें वे ट्रेजर्स मिलें, इसलिए उसने खुद को उड़ा लिया। विच गॉड क्लैन के एल्डर्स क्रोध से भरे हुए थे। उन्होंने आरव के इतने ट्रेजर्स देखे थे तो वे लालची कैसे न होते। वे पहले ही तय कर चुके थे कि आरव को दबाने के बाद उसके सारे ट्रेजर्स छीन लेंगे। लेकिन अफसोस, आरव ने सेल्फ डिस्ट्रक्ट करना चुना और पीछे पूरा शव तक नहीं छोड़ा। वे सभी रिफाइनिंग डाउ रेल्म एक्सपर्ट्स थे। आरव ने मौत का नाटक किया है या नहीं, यह वे सबसे बेहतर जानते थे। वे पूरी तरह सुनिश्चित थे कि आरव सचमुच गायब हो चुका था। फिलहाल उन चीजों को भूल जाओ। आदेश जारी करो, चाहे जो कीमत चुकानी पड़े। स्लेव रेल्म से भागे नेटिव्स का संहार करो, लीडिंग एल्डर ने गंभीर स्वर में कहा। इस बार विच गॉड क्लैन को बहुत बड़ा नुकसान हुआ था।
सबसे कम नुकसान भी केवल प्रतिष्ठा का नहीं था। कोशा स्लेव रेल्म में ट्रेनिंग के लिए गए सारे जीनियसेस और प्रोडिजीज गायब हो चुके थे। जब ये बात विच गॉड क्लैन के पेट्रियार्क तक पहुंचेगी तो वह निश्चित रूप से क्रोधित हो उठेगा। विच गॉड क्लैन के अलावा सबसे बड़ा नुकसान आइस क्लैन को हुआ था। ये दोनों क्लैन्स लाखों वर्षों से एलाइज थे। हर बार जब स्लेव रेल्म में ट्रेनिंग शुरू होती दोनों क्लैन्स एक दूसरे को बड़ी संख्या में प्रवेश अधिकार देते थे। लेकिन इस बार वे सब पूरी तरह खत्म हो गए। फायर स्टारफील्ड की दूसरी रेसर्स जैसे ब्लड क्लैन और ब्लैक हॉर्न क्लैन को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा। कुछ दिनों बाद एक खबर पूरे फायर स्टारफील्ड में तूफान की तरह फैल गई। स्लेव रेल्म के नेटिव्स ने काउंटर अटैक कर दिया था और ट्रेनिंग ग्राउंड में प्रवेश करने वाले मॉन्स्ट्रस जीनियसेस का संहार कर दिया था। एक अकेले स्लेव रेल्म क्रिएचर ने विच गॉड क्लैन के कई रिफाइनिंग डाउ रेल्म एक्सपर्ट से युद्ध किया था। अंत में उसने सेल्फ डिस्ट्रक्ट करके विच गॉड क्लैन के दसियों हजार पावरफुल एक्सपर्ट्स को अपने साथ दफना दिया। इस घटना ने पूरे फायर स्टारफील्ड को हिला दिया। अनगिनत प्लैनेट्स इस समाचार से कांप उठे। विच गॉड क्लैन अब फायर स्टार रीजन की टॉप 10 फोर्सेस में से एक थी। लेकिन इतनी शक्तिशाली शक्ति को एक स्लेव ट्राइब नेटिव की वजह से इतना बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। विच गॉड क्लैन और आइस क्लैन ने तुरंत आदेश जारी कर दिए। उन्होंने काउंटलेस लोगों को 9 प्रोविंसेस स्लेव रेल्म के नेटिव्स को खोजने के लिए भेज दिया। कोशा के नेटिव्स की ऑरा फायर स्टार डोमेन के क्रीचर्स से अलग थी। उन्हें इस यूनिवर्स में पूरी तरह घुलने मिलने के लिए समय चाहिए था। ये प्रक्रिया कुछ महीनों से लेकर कई दशकों या यहाँ तक कि सदियों तक चल सकती थी। और यही वो समय था जब विच गॉड क्लैन और आइस क्लैन उन्हें ढूंढ सकते थे। इसीलिए विच गॉड क्लैन ने भारी बाउंटी भी जारी कर दी। एक स्लेव रेल्म नेटिव को पकड़ने पर 100 स्टोन्स का इनाम। रिलीज रेल्म के नेटिव पर 1000 स्टोन्स। कैलमिटी रिलीज रेल्म नेटिव पर 10,000 स्टोन्स। और रिलीज रेल्म से ऊपर के किसी नेटिव को पकड़ने पर किंग रैंक मैजिक वेपन का इनाम। विच गॉड क्लैन की इंटेलिजेंस के अनुसार केवल 3 नेटिव्स ही स्लेव रेल्म से लड़ते हुए बाहर निकले थे जो रिलीज रेल्म से ऊपर थे। उनमें से एक जिसने वाइट बोन एम्परर की इनहेरिटेंस इस्तेमाल की थी वह मर चुका था और माना जा रहा था कि वही 9 प्रोविंसेस का अजूर एम्परर था। आरव भी मर चुका था। अब केवल एंशिएंट जायंट बचा था। एंशिएंट जायंट्स कभी फायर स्टार रीजन में बेहद शक्तिशाली रेस हुआ करते थे। सामान्य परिस्थितियों में यहाँ तक कि आइस क्लैन और गोल्डन क्लैन भी एंशिएंट जायंट के सामने लापरवाही नहीं करते थे। लेकिन किसी अज्ञात कारण से 30,000 साल पहले एंशिएंट जायंट रेस पूरी तरह खत्म कर दी गई थी। यहाँ तक कि फायर स्टार रीजन के अधिकतर लोग भी नहीं जानते थे कि इसके पीछे कौन सी शक्ति थी। दूसरी ओर राज रोहित लव ओल्ड लायन और बाकी लोग एक साथ थे। उन्हें ये भी नहीं पता था कि बाकी लोग कहाँ भाग गए। लोकेश भी उनके साथ नहीं था। उसे गोस्ट वर्ल्ड वैली के क्रीचर्स की जिम्मेदारी उठानी थी, इसलिए ह्यूमन एम्परर स्टाफ लेकर वह अलग दिशा में चला गया और फिर उसका कोई पता नहीं चला। पिता आपका पुत्र आपका बदला जरूर लेगा। जब लव को आरव की मृत्यु की खबर मिली तो वह फूट फूट कर रो पड़ा। हालांकि आरव ने पहले कहा था कि वह नहीं मरेगा, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि वह सचमुच मर चुका है। महामहिम राज के चेहरे पर गहरा दुख था। रोहित भी उतना ही दुखी था। यहाँ तक कि ओल्ड लायन ने भी आह भरी। उसे आरव के लिए अफसोस हो रहा था। यदि आरव जीवित रहता तो अपनी प्रतिभा के सहारे वह निश्चित रूप से फायर स्टार रीजन में महान शक्ति बन जाता। दुखी मत हो, अभी से मेरे साथ रहो, कम से कम तब तक जब तक तुम्हारे शरीर की अर्थी स्मेल गायब नहीं हो जाती, ओल्ड लायन ने कहा। अर्थी स्मेल स्लेव वर्ल्ड की ऑरा को कहा जाता था। फायर स्टारफील्ड के क्रीचर्स इसी शब्द का उपयोग करते थे। ये सुनते ही राज, लव और रोहित के चेहरे बदल गए और वे ओल्ड लायन को बुरी नज़रों से देखने लगे। ऐसे मत देखो, मैं उसे हमेशा इसी नाम से बुलाता हूँ। अभी सबसे महत्वपूर्ण बात जीवित रहना है। हम आरव के सैक्रिफाइस को व्यर्थ नहीं जाने दे सकते, ओल्ड लायन ने कहा। सब जानते थे कि ओल्ड लायन सही कह रहा था। उन्होंने अपना दुख फिलहाल दिल में दबा लिया। फिर ओल्ड लायन उन्हें लेकर वहां से चला गया। डिवावरिंग लायन को फायर स्टारफील्ड में बहुत वर्षों तक पकड़ा गया था, इसलिए उसे यहाँ छिपने का अच्छा अनुभव था। यह वही चीज थी जो आरव ने उससे पहले मांगी थी। इसके बाद ओल्ड लायन समूह को लगातार अलग अलग स्टार्स पर ले जाकर छिपाता रहा। उन्हें इस सबसे खतरनाक समय से बचना ही था। फायर स्टारफील्ड बेहद विशाल था। ये काउंटलेस स्टार्स से बना हुआ था। यहाँ काउंटलेस रेसेस और क्रीचर्स रहते थे।
कुछ पावरफुल रेसेस सैकड़ों या हजारों स्टार्स को अपने टेरिटरी के रूप में नियंत्रित करती थीं। कुछ पावरफुल इंडिपेंडेंट कल्टिवेटर्स विशाल स्टार रीजन्स में अकेले कल्टिवेशन करते थे। कुछ तो एक या कई स्टार्स पर कब्जा करके खुद को रूलर घोषित कर देते थे। संक्षेप में यहाँ कुछ भी हो सकता था। आरव ने कभी किसी को यह नहीं बताया था कि उसके पास सेकंड लाइफ है और वह एशेस से रिबॉर्न हो सकता है। यहाँ तक कि उसकी पत्नी और बच्चे भी यह बात नहीं जानते थे। ऐसा नहीं था कि आरव को उन पर भरोसा नहीं था, असल में उसे फायर स्टार रीजन के पावरफुल फिगर्स के तरीकों से डर था। जितना ऊंचा कल्टिवेशन लेवल उतने ही अजीब और रहस्यमय तरीके। यदि किसी ने किसी और तरीके से जान लिया कि आरव पुनर्जन्म ले सकता है तो क्या होगा? क्या वे पहले से घात लगाकर उसे रीबर्थ के बाद खत्म नहीं कर देंगे? इसके बाद के दिनों में ओल्ड लायन लवराज और बाकी लोग लगातार स्थान बदलते रहे। वे पीकॉक एंसेस्टर डेमन एम्परर डेमन किंग और गोल्डन विंज्ड रॉक एंसेस्टर से भी संपर्क करने की कोशिश करते रहे। वे बाकी भागे हुए लोगों को नज़रअंदाज कर सकते थे लेकिन इन परिचित शक्तियों को नहीं। लेकिन अफसोस वे लोग बहुत दूर दूर बिखरे हुए थे और जल्दी मिलना संभव नहीं था। अभी सबसे महत्वपूर्ण बात थी किसी तरह जीवित रहना। ओल्ड लायन वास्तव में भागने में माहिर था। उसने लव और बाकी लोगों को काउंटलेस परसूट से बचाया। यहाँ तक कि विच गॉड क्लैन के एक्सपर्ट्स भी उनकी मौजूदगी का पता नहीं लगा सके। सीनियर जिन, आप अद्भुत हैं, रोहित ने प्रशंसा की। ओल्ड लायन उम्र और स्ट्रेंथ दोनों में उससे बड़ा था, इसलिए रोहित हमेशा उसे सीनियर कहकर बुलाता था। ये तो केवल विच गॉड क्लैन और आइस क्लैन के लोग थे, इसमें क्या बड़ी बात है? पहले तो काउंटलेस रेसेस ने मुझे पकड़ रखा था। बोलते बोलते ओल्ड लायन अचानक चुप हो गया। ये डिवावरिंग लायन क्लैन का डार्क हिस्ट्री था। यदि विच गॉड क्लैन को पता चल जाता कि जिन नेटिव्स को वे खोज रहे हैं उनमें स्काई डिवावरिंग लायन क्लैन का सदस्य भी है तो शायद उसके लिए अलग स्पेशल बाउंटी जारी हो जाती। बाकी लोग चुप रहे। डिवावरिंग लायन क्लैन का डार्क हिस्ट्री कोई रहस्य नहीं था। सीनियर, हम उन्हें कब बाहर निकाल सकते हैं? लव ने पूछा। वो अपनी मदर सिस्टर और आंट्स की बात कर रहा था। अभी नहीं, थोड़ा और इंतजार करते हैं, ओल्ड लायन ने कहा। वे लोग हमेशा स्पिरिट बीस्ट आर्टिफैक्ट्स के भीतर छिपे नहीं रह सकते थे। उन्हें अपनी ऑरा को फायर स्टार डोमेन के साथ मिलाना होगा, तभी उनकी अर्थी ऑरा गायब होगी और भविष्य में वे सस्पिशियस नहीं लगेंगे। ठीक है, लव ने आह भरी। उन्हें छिपते हुए 1 महीना हो चुका था। सुनैना और बाकी महिलाएं अब तक आरव के सेल्फ डिस्ट्रक्शन के बारे में नहीं जानती थीं। यदि उन्हें पता चल जाता तो वे शायद दुख से टूट जातीं। इसके बाद वे फिर दूसरी जगह चले गए। विच गॉड क्लैन स्लेव रेल्म नेटिव्स की कहानी पूरे फायर स्टारफील्ड में वाइल्डफायर की तरह फैल गई। लंबे समय तक यही सबसे हॉट टॉपिक बना रहा। पूरा 1 वर्ष बीत गया। धीरे धीरे इस घटना की चर्चा कम होने लगी, लेकिन उस 1 वर्ष में 9 प्रोविंसेस के काउंटलेस बीइंग्स को विच गॉड क्लैन और आइस क्लैन ने पकड़कर बेरहमी से मार डाला। सुनैना, समृद्धि और बाकी महिलाओं ने भी स्पिरिट बीस्ट आर्टिफैक्ट से बाहर निकलकर इस विशाल यूनिवर्स को देखना शुरू किया। जब उन्हें आरव की बैटल डेथ के बारे में पता चला तो वे फूट फूट कर रो पड़ीं। विशेष रूप से तन्वी और लगभग विच गॉड क्लैन में जाकर अपनी जान देने के लिए तैयार हो गई थी। जब वे थोड़ी स्थिर हुई तो वे भी प्लैनेट्स बदल बदल कर छिपने लगीं। लव ने आधे वर्ष में अपनी नेटिव ऑरा पूरी तरह मिटा दी। अब उसकी ऑरा फायर स्टार रीजन के नेटिव्स जैसी ही हो गई थी। एक ऐसे स्टार पर जहां स्पिरिचुअल एनर्जी लगभग खत्म हो चुकी थी और केवल कुछ ही क्रीचर्स रहते थे। मैं अब जा रहा हूं, माँ, आंट और सिस्टर, अपना ध्यान रखना। लव का चेहरा ठंडा और कठोर था। उसकी आंखों में अनिच्छा थी, लेकिन उसने फिर भी जाने का फैसला किया। वह और अधिक शक्तिशाली बनना चाहता था। वह फायर स्टार डोमेन की महान डाओ सेक्ट्स में शामिल होना चाहता था ताकि कल्टिवेशन रिसोर्सेज और सीक्रेट रेल्म्स प्राप्त कर सके। वह अपने पिता का बदला लेना चाहता था। लव बाकी लोगों से अलग था। उसके पास एंशिएंट सीक्रेट बॉडी थी जो सेम लेवल वालों के बीच अजेय थी, लेकिन उसके लिए रिसोर्सेज की जरूरत भी असीम थी। कोशा में जब लव रिलीज कैलमिटी रेल्म तक पहुंचा था तब उसकी कल्टिवेशन के लिए आवश्यक रिसोर्सेज इतने अधिक थे कि आरव तक परेशान हो जाता था। चाहे उसे जितने रिसोर्सेज दो, लव उन्हें बॉटमलेस पिट की तरह निगल जाता था। यही कारण था कि एक्स्ट्रॉर्डिनरी टैलेंट होने के बावजूद वह सैकड़ों वर्षों की कठिन कल्टिवेशन के बाद भी केवल रिलीज रेल्म के 3rd लेवल तक पहुंच पाया था। लेकिन ये फायर स्टार डोमेन था। यहाँ लव के पास और मजबूत बनने का मौका था।
वो उस स्तर तक पहुंच सकता था जहां कभी आरव पहुंचा था, बल्कि शायद अपने पिता से भी आगे निकल सकता था। लव, सावधान रहना, आराध्य ने धीरे से कहा। चिंता मत करो माँ। लव, यात्रा में सावधान रहना, सुनैना ने धीमे स्वर में कहा। समझ गया आंटी। भैया, तुम्हें पिता का बदला जरूर लेना होगा। तन्वी की आंखों में अनिच्छा थी, लेकिन उसके दिल की नफरत जरा भी कम नहीं हुई थी। चिंता मत करो बहन, मैं निश्चित रूप से पिता का बदला लूंगा। लव की आंखों में निर्दयी चमक उभरी। फिर लव ने राज, रोहित और ओल्ड लायन को प्रणाम किया और वहां से चला गया। पहले लव ने आराध्य और तन्वी से पूछा था कि क्या वे उसके साथ चलना चाहती हैं। यदि कुछ न हुआ तो वह तब तक इंतजार कर सकता था जब तक उनकी अर्थी और पूरी तरह खत्म न हो जाए, और फिर उन्हें स्पिरिट बीस्ट आर्टिफैक्ट के भीतर छिपा सकता था। लेकिन सभी ने मना कर दिया। वे लव पर बोझ नहीं बनना चाहती थीं। अब आरव मर चुका था और लव ही कोशा की अंतिम आशा था। फायर स्टार रीजन शक्तिशाली लोगों से भरा हुआ था। जैसे कि आप देख सकते हो मेरे एप्लीकेशन में, आप यहाँ पर जाओगे, यहाँ पर आपको मिल जाएगा एपिसोड। ड्रैगन लॉर्ड का भी पड़े हुए हैं 3 एपिसोड। बाकी आज या कल तक मैं अपडेट करूँगा। जो आज वाले एपिसोड हैं ड्रैगन, मिस्टीरियस एंड बाकी सब, वहाँ पर इसी ग्रुप में आएंगे, पॉकेट FM ऑल इन वन करके सागा सीरीज़ में आगे के एपिसोड। बाकी इस पर भी हम कंटिन्यू रखेंगे और नई सीरीज़ भी इस पर डालेंगे, मैरिड टू ड्रैगन प्रिंसेस वाली, उसके भी एपिसोड यहाँ पर डालूँगा मैं, और प्रॉपर्ली अपलोडिंग होगी सारी सीरीज़ की। और एप्लीकेशन का नाम है सागा सीरीज़। लोगो आप लोगों ने देख ही लिया है, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। थैंक यू। बहुत से लोगों को लॉगिन का दिक्कत आता है, जिसके में आए वो अपना नई मेल आईडी हो जो कि कभी यूज़ ना किया हो मेरे अकाउंट्स में, उसके थ्रू कंटिन्यू करे हो जाएगा। या तो मॉर्निंग में ट्राई करें, मॉर्निंग में हो